हेलो डियर स्टूडेंट्स, राम राम टू एवरीबॉडी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के बारे में पढ़ाऊंगा और आपकी मेडिकल इमरजेंसी में ये सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होगी। या तो आप ऐसे केसेस देख चुके होंगे या आने वाले सालों में ऐसे केसेस देखेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में वैसे भी जो हार्ट डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और अमेरिकन के कंपैरिजन में हमें ये जल्दी भी हो जाता है। मैं उसके रीजंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिकन पॉपुलेशन में, यूरोपियन पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज 70 या 80 साल पे होता है, पर हमारे यहाँ देश में हार्ट डिजीज 50 या 60 ईयर्स पे हो रहा है। तो उसके कॉजेज भी स्टडी करेंगे। पर आज कैजुअलिटी में जो मेरे पास पेशेंट आया है, उसे एक्सट्रीम सेंट्रल चेस्ट पेन डिस्क्राइब वो पेशेंट कर रहा है। अपना या तो पूरा हाथ अपनी छाती पे रखेगा या फिस्ट ऐसे छाती पे रख के बोलेगा कि आई फील एज इफ समबडी सिटिंग ऑन माई चेस्ट, और क्रशिंग चेस्ट पेन वुड बी डिस्क्राइब्ड। तो जो टेक्निकल वर्ड आपको एज अ नर्सिंग अफसर मालूम होना चाहिए फॉर एनीबडी हु इज एक्सप्लेनिंग सेंट्रल चेस्ट पेन एट रेस्ट वुड बी कॉल्ड एज लेवाइन साइन। बहुत बारी ये जो चेस्ट पेन है ये रेडिएट भी कर सकता है। वो रेडिएट करके बाजू में जा सकता है, वो जो चेस्ट पेन है वो रेडिएट करके जॉ में जा सकता है। तो हम रेडिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट इस टाइप से सेंट्रल चेस्ट पेन के साथ आता है, साथ में उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और पर्सन को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो आपका माइंड में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के रन करने चाहिए वो टोटल मिला के 3 है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस पर एमसीक्यू आने वाला है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम पे, वो ऑल एक्सेप्ट होगा। तो 3 डिफरेंशियल्स क्या क्या होंगे? 2 तो एमआई के ही डिफरेंशियल होंगे, मतलब पॉइंट 1 एंड 2 में दोनों में ही एमआई है। और आप जानते हैं कि 2 प्रकार के एमआई होते हैं, एक एसटी और एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। और अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा ज़्यादा कॉमन है, तो आज की डेट में नॉन एसटी एलिवेशन एमआई सरप्राइजिंगली ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू एसटी एलिवेशन एमआई। और जो तीसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने कंसिडर करना होता है किसी भी चेस्ट पेन एट रेस्ट वाले पेशेंट में, वो है अनस्टेबल एंजाइना। तो बेसिकली एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम होता क्या है? एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम मतलब पर्सन को सेंट्रल चेस्ट पेन एट रेस्ट है और आपको वर्कअप करके पता लगाना होता है कि इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट में, हमारे पेशेंट में प्रेजेंट है। देखिए जो एसटी एलिवेशन एमआई होता है उसमें जो क्लॉट होता है वो फाइब्रिन रिच क्लॉट होता है। और क्योंकि ये फाइब्रिन रिच क्लॉट है तो यहाँ पर फाइब्रिनोलाइसिस या थ्रोम्बोलाइसिस का फायदा होगा। तो हम यहाँ स्ट्रेप्टोकाइनेज या एल टेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है उसमें जो क्लॉट होता है वो प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है। तो यहाँ पर हम मेनली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, और वो भी ओरल तो देंगे ही देंगे, साथ में इंट्रावेनस एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैं फार्माकोलॉजी से आज इंट्रावेनस एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में भी बताऊंगा। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो ये नॉर्सेट के लिए ज़रूरी है। कौन से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स इंट्रावेनसली दिए जाते हैं वो, और वो कैसे असर करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अनस्टेबल एंजाइना, जो कि मैंने एंजाइना पार्ट 2 में कवर किया है, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ पर जो क्लॉट होता है वो प्लेटलेट रिच तो होता ही होता है और साथ में वो टूट भी जाता है और उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आगे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जा रहे होते हैं। तो अनस्टेबल एंजाइना वैसे समझ लीजिए कि इट इज़ यंगर ब्रदर ऑफ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। इसमें भी प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है और वो टूट जाता है, उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो टूट के आगे जा रहे हैं, तो थ्रोम्बोलाइसिस करने का फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट यहीं पर एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट करवाया विच इज कि इन दोनों में जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के 3 डिफरेंशियल्स होते हैं, उन 3 में से 2 में थ्रोम्बोलाइसिस इज गोना बी एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। थ्रोम्बोलाइसिस को सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ACS जो वर्ड हम फाइल पे लिखते हैं कि भाई एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम कब आप लिखोगे फाइल पे, जब आप इन तीनों में से किसी को भी सस्पेक्ट कर रहे हो। और आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? वेल, आइडेंटिफिकेशन आपकी ईसीजी और बायोमार्कर्स के बेसिस पे होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं एसटी एलिवेशन एमआई की, तो एसटी एलिवेशन एमआई में एसटी एलिवेशन भी होगा और साथ में जो कार्डियक बायोमार्कर की रिपोर्ट है जैसे कि ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी या सीपीकेएम भी, उसके वैल्यूज बढ़ जाएंगे। और अगर हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की बात करें उसमें भी बायोमार्कर्स तो बड़े ही होंगे, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में बायोमार्कर्स नॉर्मल होते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट का टूटे हुए हिस्से होते हैं वो फिजिकल ब्लॉकेज कर रहे होते हैं। देखिए जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो लिखेगा नहीं कि ये एमआई है, नॉन एस्टिलेशन एमआई है या अनस्टेबल एंजाइना है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जो रिपोर्ट वो लिख रहा है ईसीजी और ट्रोपोनिन की जो वैल्यूज लिख रहा है उससे अब आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे एस्टी एलिवेशन एमआई है तो ऑब्वियसली एस्टी एलिवेशन होगा ही होगा।
और अगर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है तो या तो एसटी डिप्रेशन होगा या फिर टी वेव इन्वर्जन प्रेजेंट होगा। और दोनों में कॉमन चीज़ होगी कि जो बायोमार्कर की रिपोर्ट है, ट्रोपोनिन आई की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.04 नैनोग्राम पर एमएल से कम। तो यहाँ पे ट्रोपोनिन आई की जो रिपोर्ट है इसकी डबलिंग, ट्रिपलिंग, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक बढ़ सकता है। आई मीन जितना ज़्यादा नेक्रोसिस होगा उतने कार्डियक मसल फाइबर से ट्रोपोनिन आई रिलीज हो जाएगा। तो एसटी एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में हम ईसीजी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बायोमार्कर तो दोनों में बढ़ेंगे। जो अनस्टेबल एंजाइना है उसे स्लैश करके क्यों लिखा होता है, क्योंकि इसकी भी जो ईसीजी फाइंडिंग है वो सेम है। अनस्टेबल एंजाइना इज छोटा भाई ऑफ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। इसमें भी सेम ईसीजी की रिपोर्ट है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम क्यों होता है कि दोनों की ईसीजी भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ बायोमार्कर की रिपोर्ट नॉर्मल मिलती है। तो एक तो जब भी वो क्वेश्चंस आपको देगा तो वो खुद से मेंशन नहीं करेगा कि ये एसटी एलिवेशन एमआई है, ये नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, अनस्टेबल एंजाइना है। मतलब अगर वो करता है तो बड़े किस्मत वाले हैं। बट ट्रेडिशनली मैंने देखा है कि क्वेश्चन नॉर्सेट में इतने आसान भी नहीं होते कि वो खुद ही एसटी एलिवेशन एमआई लिख दे। तो वो रिपोर्ट के बेसिस पे जैसे आप पढ़ोगे एसटी एलिवेशन एमआई तो पकड़ ही लोगे। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना में तो बेसिकली आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना कि भाई जो छोटा भाई है उसमें मैंने बोला छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रही है तो बायोमार्कर की रिपोर्ट नॉर्मल रह रही है। और अगर मेन ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है तो फिर बायोमार्कर की जो वैल्यू है वो डबल क्या, ट्रिपल क्या, 5 गुना क्या, 10 गुना क्या, वो 50 गुना, 100 गुना तक बढ़ सकती है। तो एक तो ये डिफरेंशियल्स आपको आने चाहिए कि भाई एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। और उस ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में 3 पेशेंट्स आते हैं, स्टेमाई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना। दोनों को मैंने 2 और 3 को सर्कल बना के इसलिए लिखा क्योंकि किताब में जब भी इसको पढ़ोगे तो हमेशा ऐसे लिखा होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई स्लैश अनस्टेबल एंजाइना। क्योंकि रियल प्रैक्टिस में देखो, ये तो एकेडमिक क्लास है इसलिए मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूँ। आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करोगे कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और अनस्टेबल एंजाइना को कैसे डिफरेंशिएट करते हो तो वो हंसेगा, कहेगा जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें तो इलाज करना है। तो हम तो टाइम वेस्ट करते ही नहीं है अब दोनों को डिफरेंशिएट करने में। अगर हमें नॉन एसटी एलिवेशन एमआई मिल रहा है स्लैश अनस्टेबल एंजाइना मिल रहा है तो हम तो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ये तो एक एकेडमिक क्लास है तो मुझे डिफरेंस बताना था कि एक में बायोमार्कर की रिपोर्ट नॉर्मल मिलेगी, एक में आपको एलिवेटेड मिलेगी, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट आइडेंटिकल होता है। एसटी एलिवेशन एमआई में हाउएवर फाइब्रिन रिच क्लॉट होने की वजह से ट्रीटमेंट अगेन ग्रॉसली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम फाइब्रोनोलाइसिस करते हैं और आज की डेट में तो हम यहाँ पर परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन से ही पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो पहली स्लाइड में पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है वो है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में 3 क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके जो आपको आने चाहिए। अब वो एमसीक्यू में उसकी मर्जी की वो चौथी ऑप्शन लिख दे क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, तो बहुत आसान है। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में तो एक्सरसाइज पे चेस्ट पेन होता है। या फिर यहाँ पर चौथी ऑप्शन में प्रिंसिपल एंजाइना लिख सकता है जिसको मैंने समझाया हुआ है, उसमें स्पैज्म ऑफ द एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरी होता है। और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो इससे पहले आप एंजाइना पार्ट 1 और एंजाइना पार्ट 2 भी देखिए, जिससे ये वाला वीडियो में आपको ज्यादा नॉलेज गेन करने को मिलेगी। अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्यों है, तो आप जानते हैं भाई कॉर्नरी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन हो गया जो कि येलो से दिखाया गया है और उसके ऊपर जो ब्लू से दिखाया गया है वो फाइब्रोसिस है। तो यहाँ पर एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है और जब ब्लड कॉर्नरी आर्टरी से जाता है तो हो सकता है कि इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर आ जाए। जैसे कि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर आप इस डायग्राम को बना रहे हैं तो अभी बनाना बंद कर दीजिए, जस्ट लिसन टू द पॉइंट्स दैट आई एम सेइंग। What I'm saying is कि अगर blood is going at a high velocity through the coronary artery, जो कि obviously जाएगा ही, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टीयर हो सकता है और इस टीयर की वजह से जो ब्लड वेसल की वॉल में कोलेजन होता है वो कोलेजन का एक्सपोजर हो जाएगा। जैसे ही कोलेजन का एक्सपोजर होगा प्लेटलेट्स इस पर आकर चिपकना शुरू कर देंगे। तो अभी जो मैंने ग्रीन से दिखाया है वो प्लेटलेट्स है। जैसे मॉर्निंग में अगर आप शेव कर रहे हैं और आपको कट लग गया तो आपकी ब्लड वेसल का वॉल का कोलेजन एक्सपोज हो जाता है तो प्लेटलेट्स उसके ऊपर आके चिपक जाती है और वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ब्लीडिंग हो रही है, मैंने तो बोला सिर्फ कोलेजन एक्सपोज हुआ क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टीयर हुआ और प्लेटलेट्स आकर इसके ऊपर चिपक रही है। तो प्लेटलेट एडिशन हो रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है। दिक्कत मुझे इस बात से है कि ये जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा उसकी वजह से क्लॉटिंग साइकिल भी एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी में एक क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं हो सकता है ये इंडिविजुअल जिम में वर्कआउट कर रहा हो, ये बाइसेप्स कर्ल्स कर रहा था
और या पुशअप्स कर रहा था या वन हैंड पुशअप्स कर रहा था और इसकी कॉर्नरी आर्टरी में क्योंकि ज़ोर लगा रहा था, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर हो गया, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स पहले अट्रैक्ट हुए टू कोलेजन, फिर प्लेटलेट प्लग बना, फिर थ्रोम्बस बना और ये थ्रोम्बस अगले 1 या 2 मिनट में पूरी कॉर्नरी आर्टरी बंद कर देगा और इस पेशेंट को हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेवलप हो जाएगा। आज आपने ये सीखा कि क्यों हम डायबिटिक्स को हार्ड एक्सरसाइज करने से मना करते हैं। हम स्पेसिफिकली डायबिटिक्स को, जिन लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस डेमोंस्ट्रेटेड होता है, उनको हमेशा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने से मना करते हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर हो सकता है, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी में यहाँ पर एक क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा और ये क्लॉट का साइज बढ़ता रहेगा, थ्रोम्बस का साइज बढ़ता रहेगा और वो कॉर्नरी आर्टरी को कंप्लीटली ऑक्लूड कर देगा, जिसकी वजह से इस पेशेंट को मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में इतनी बार वीडियोस वायरल हो रहे थे यूट्यूब पे या बाकी और सोशल मीडिया पे कि एक यंग इंडिविजुअल है, फिट इंडिविजुअल है और वो सेलिब्रिटी भी है, एक्टर है, तेलुगु सिनेमा में, एंड वो जिम में वर्कआउट कर रहा है और कोलैप्स कर गया। वो कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तो उसकी जो कॉर्नरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक थे उसमें टियर हो गया और वो टियर होने की वजह से जैसे ही कोलेजन का एक्सपोजर हुआ, प्लेटलेट उसके ऊपर आके चिपक गई, फिर थ्रोम्बस बना और इस पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरी अगले 1 मिनट में ब्लॉक हो गई। इसको सिवियर चेस्ट पेन हुआ और जब भी चेस्ट पेन बहुत सिवियर होता है तो पेशेंट वैसे ही पेन की इंटेंसिटी सर इतनी ज़्यादा होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कि वैसे ही पेशेंट को सिंकोप हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और क्योंकि हार्ट अटैक हो गया तो कार्डियक आउटपुट ड्रॉप करने की वजह से पर्सन की सडन डेथ होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए, जो विदेश में ना बहुत यंग एज से ही लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो कोई बचपन से ही हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे देश में देखिए ना 20 साल मतलब 10-12 साल की उम्र से ही इतना ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का आ जाता है कि हम सब पढ़ते ज़्यादा हैं और एक्सरसाइज तो करते ही नहीं। तो आदमी एक्सरसाइज कब कर रहा होता है? जब वो 50 साल का या नियरिंग रिटायरमेंट में जाके लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारा टाइम तो देखिए जवानी में तो उसने मेहनत करके पैसा कमाना था, है ना? फिर उसकी फैमिली स्टार्ट हुई, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसमें बिज़ी हो गया। उसको कभी एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिला कि इंडियन इंडियन पेशेंट को। तो वो रिटायरमेंट के बाद एक्सरसाइज करनी शुरू कर रहा है और उसके बाद में अगर वो हार्ड एक्सरसाइज करेगा, तो यही इवेंट हो सकती है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर। और ये मैं आपको बताऊँ, ये आपसे लोग पूछेंगे भी कि यंग लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? तो आप बताएँगे कि कॉर्नरी आर्टरी में प्लाक बन जाता है और हार्ड एक्सरसाइज पे वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक टियर हो जाता है। अब क्योंकि वो नॉन मेडिकल लोग हैं तो वो प्लेटलेट वगैरह नहीं समझेंगे, वो तो उनको तो बस यही बताना है कि जो क्लॉट होता है, ब्लड का क्लॉट, तो नॉन मेडिकल लोग भी समझते हैं। वो क्लॉट कॉर्नरी आर्टरी को बंद कर देगा और कभी भी हार्ट बॉडी की कहीं की भी कोई भी ब्लड वेसल बंद हो जाए, जैसे अगर रेडियल आर्टरी बंद हो जाए तो हाथ में गैंग्रीन हो जाएगा ना। अगर किसी की डॉर्सिलिस पेडिस आर्टरी बंद हो जाए तो पेशेंट के पाँव में, टोज़ में गैंग्रीन हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी बंद हो गई तो हार्ट का जो टिश्यू है उसकी डेथ हो जाएगी, मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बायोमार्कर्स हैं वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर आज हमें ये भी पढ़ना है कि भई ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड मैं बार-बार डिस्कस करता रहता हूँ, ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्यों है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस के मल्टीपल रीज़न्स हैं, इनमें से कुछ मॉडिफाएबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाएबल हैं। भई मॉडिफाइल इसलिए कि हम पेशेंट को बता सकते हैं ना कि आप सिगरेट पीना छोड़ दो, तो आपका जो हार्ट डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन है, जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, लेकिन एट लीस्ट और तो नहीं बढ़ेगा। तो सिगरेट स्मोकिंग को क्विटिंग का एडवाइस हम देंगे और सिगरेट स्मोकिंग का मेन क्विट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है वो आगे हम यहाँ पर डिस्कस अभी कर लेंगे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाए और साथ में पेशेंट को स्टैटिन्स दिए जाएँ, तो इनका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहने वाला है। अदरवाइज़ मोस्टली डायबिटिक्स में आपने देखा होगा लिपिड प्रोफाइल हमेशा डिरेंज्ड होता है और ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ की वजह से ही डिरेंज्ड होता है, क्योंकि हम लोग छोले-भटूरे खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, जो कि पाम ऑयल में बने होते हैं, जो पुअर क्वालिटी ऑयल होता है। क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो कुकिंग ऑयल को चेंज तो करते ही नहीं है, वो उसी ऑयल में कुकिंग करते रहते हैं। तो देखिए, जो सबसे डेंजरस डाइटरी फैट है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस डाइटरी फैट अमूल बटर नहीं है। लोग अमूल बटर को गाली देते हैं कि अमूल बटर खाने से हार्ट अटैक होता है। नहीं सर, देसी घी खाने से, अमूल बटर खाने से नहीं होता है। आपसे कोई अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो भी चुका है ना, वो बोलता है जी मैं देसी घी खा सकता हूँ? तो बोलेंगे हाँ जी, खा सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़े अमाउंट में खाना है, क्योंकि देसी घी से, बटर से फूड टेस्टी होता है। तो आपने उसको बताना है कि भई सैचुरेटेड फैट से, बटर से प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिक्कत है ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट्स का जो इंटेक है, जो पाम ऑयल का इंटेक है, वो 0% होना चाहिए। और हमारे देश में क्योंकि हम मोमोज़ खा रहे हैं, मोमोज़ के साथ में जो वो मेयोनेज़ होती है, वो एक्चुअल मेयोनेज़ होती ही नहीं है।
वो सारा फैट है, पुअर क्वालिटी फैट है जिसको हम कंज़्यूम कर रहे होते हैं, टेस्टी लग रही होती है उस टाइम तो उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और कौन से वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू बढ़ जाती है और रेदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वैल्यूज़ ड्रॉप कर रही होती है। तो जितना बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल लेस होगा, उतना हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और हम इंडियंस में तो हार्ट डिज़ीज़ वैसे भी जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पॉपुलेशन। तो अमेरिकन्स तो इतना ज़्यादा फैट खाते हैं, चीज़ खाते हैं, इतना सारा नॉन-वेज खाते हैं। देखो नॉन-वेज तो हम इंडियंस भी खाते हैं पर रोज़ तो नहीं खाएँगे ना, मतलब हफ्ते में 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, कोई डेली चिकन टिक्का खा लेगा, उससे ज़्यादा क्या। लेकिन अमेरिकन्स तो देखिए वो सारा टाइम मतलब वो पोर्क, बीफ, बेकन और पता नहीं क्या-क्या कंज़्यूम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट प्रेज़ेंट होता है, लेकिन उनको फिर भी हार्ट डिज़ीज़ 70 साल पे हो रहा है। हम इंडियंस को जल्दी क्यों हो रहा है? इस प्रॉब्लम की वज़ह से, होमोसिस्टिनिमिया। आप अपना करवा के देखना, मेजॉरिटी ऑफ अस का होमोसिस्टिन का जो लेवल है, वो आपका अगर आपको कोई फ्रेंडली पैथोलॉजिस्ट है या अगर आपको किसी लैब वाले को जानते हैं, आपको कोई फ्रेंड है जो डीएमएलटी कोर्स कर रहा है, आप अपना होमोसिस्टिन लेवल करवाइए। मेजॉरिटी इंडियंस का होमोसिस्टिन लेवल यंग एज पे ही इंक्रीज़ आता है। तो ये तो कुछ इस टाइप के रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल क्यों? क्योंकि मैं अभी बताऊँगा कि इसको हम कैसे दवाई से मॉडिफाई कर सकते हैं। पर स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स को मैनेज किया जा सकता है। अब हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं। भई नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो भई 80 साल पे तो हार्ट डिज़ीज़ होने की संभावना इंक्रीज़ ही हो जाती है। वैसे ही जेंडर वाली बात की भई मेल्स में और फीमेल्स में, मेल्स में हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ़ 45 साल की उम्र तक ही है। विमेन में एस्ट्रोजन जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है लेडी को हार्ट डिज़ीज़ से, लेकिन 45 इयर्स के बाद में हम देखते हैं कि जो रिस्क है वो इक्वल है मेन और वुमेन में। आपने देखा होगा लेस देन 45 पे मेन को हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है, लेकिन 45 इयर्स के बाद में वुमेन में भी हार्ट डिज़ीज़ इक्वली कॉमन है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ सुष्मिता सेन का। इंडिया मिस वर्ल्ड रह चुकी है सुष्मिता सेन, इतनी सारी मूवीज़ में एक्ट कर चुकी है। तो मतलब सुष्मिता सेन का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शी हैज़ बीन अ सेलिब्रिटी और वो तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती होगी। भई जो अगर कोई एक्टर है, फेमस एक्टर है, तो उनके लिए तो घर में मतलब ऐसा नहीं ना कि खाना खुद बनाना पड़ता है, उनके लिए तो कुक्स भी आते हैं। उनके लिए तो मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया जाएगा। उनके लिए तो एक कोच जो कि उनको एक्सरसाइज़ करना सिखाएगा, वो हायर कराया जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो जान के सरप्राइज़ होगा कि सुष्मिता सेन मैम को शी हैड अ हार्ट अटैक एंड शी हैड टू अंडरगो स्टेंटिंग इन हर कोरोनरी आर्टरीज़। तो इतनी यंग एज पे एक एक मतलब टॉप मोस्ट एक्ट्रेस को अगर हार्ट डिजीज हो रहा है, तो हम इंडियंस वैसे ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। प्लस उनमें कुछ और भी मेडिकल रीजंस रहे हैं जो को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। बट एज इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। जेंडर में पॉइंट यही है कि 45 ईयर्स के एज में के बाद में जैसे सुष्मिता सिंह मैम की एज अब 45 प्लस ही होगी, तो शी सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक। एंड देन सौरभ गांगुली द बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन। अभी तो विराट कोहली इज एवरीबडी इज लाइक विराट कोहली एंड रोहित। बट जो पहला इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था जिसने इंडियन टीम को अग्रेशन सिखाया, लड़ना सिखाया, वरना इंडियन टीम बड़ी भोली-भाली सी शरीफ बच्चों जैसे मैच खेलती थी। जो पहला हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था ना जिसने इंडियन टीम को मतलब थोड़ी बदमाशी सिखाई, वो सौरव गांगुली था। एंड सौरव गांगुली को अगेन वो जिम पे वर्कआउट कर रहा था। सौरव गांगुली तो यार यंग एज से ही खेलता आ रहा होगा ना, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसे तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए था। सर 48 ईयर्स के एज पे सौरव गांगुली को हार्ट अटैक हो गया घर पे ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए और उसको हार्ट में 2 स्टेंट्स डलवाने पड़े। सो एज एंड जेंडर आर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स। और एज और जेंडर के साथ में देखिए जैसे फैमिली हिस्ट्री। भाई अगर कोई कहता है कि मेरे फादर को हार्ट डिजीज़ हुआ था, मेरे ग्रैंडफादर को हार्ट डिजीज़ हुआ था, तो इसको भी होने की संभावना ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही जैसे टाइप ए पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, टाइप ए होता है जो बड़े एंग्शियस एम्बिशियस टाइप के लोग होते हैं। तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोगों में भी पर्सनालिटी तो किसी की नहीं बदली जा सकती ना। तो ये कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैं फ़िलहाल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके अलावा ब्लड में लाइपोप्रोटीन ए का लेवल इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे होमोसिस्टिन का लेवल तो फिर भी मॉडिफाइबल है, लेकिन लाइपोप्रोटीन ए का जो लेवल है वो तो ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है। छोटा ए मतलब एथ्रोजेनिक, मतलब ये एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक, मतलब हार्ट में फैट का डिपोजिशन करवा रहा है, फाइब्रोसिस करवा रहा है। तो ये कुछ मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। और ये सारे के सारे क्या करते हैं,
ये एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, कॉर्नरी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन करते हैं और ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में जब टियर हो जाता है तो कोलेजन के एक्सपोजर की वजह से प्लेटलेट्स उस पे चिपक जाती हैं एंड द बैड न्यूज़ इज़ कि उसका थ्रोम्बस बन जाता है जिससे पूरी की पूरी कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है और पर्सन को सिम्पटम्स डेवलप हो जाते हैं। बिफोर मैं आगे जाऊँ, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करके मेंशन करना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर वो बोलता है कि सिगरेट स्मोकिंग के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? तो सिगरेट स्मोकिंग के लिए मेन जो हमारा एडवाइस रहेगा वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहेगा। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब निकोटीन का बक्कल स्प्रे भी आता है, निकोटीन की च्युइंग गम भी आती है। इसको के लिए तो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है ना, अमेज़न से, मेडिकल वेबसाइट से आदमी खुद ही खरीद के इस्तेमाल कर सकता है। वैसे अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है, अगर HbA1c 10% के ऊपर है, तो हम इंसुलिन दे देंगे। लेकिन अगर वो 8 टू 10% के बीच में है, तो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दे सकते हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो कि स्पेसिफिकली हार्ट डिज़ीज़ को कम करते हैं, वो है SGLT2 इन्हिबिटर और एक होता है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। मैं इन दवाइयों के बारे में अलग से डिस्कशन भी करूँगा। मैंने इसको एंजाइना में भी बताया है, हार्ट फेलियर वाले टॉपिक में भी बताया है। SGLT2 इन्हिबिटर जैसे कि कनागलीफ्लोज़िन, एम्पैगलीफ्लोज़िन और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे कि दवाइयाँ जैसे कि सेमाग्लूटाइड, ये जो दवाइयाँ मैं आपको इस टाइम पे स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये दवाइयाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे शुगर कंट्रोल करनी है। मैं ये दवाइयाँ क्यों एडवाइस कर रहा हूँ दैट इज़ बिकॉज़ मुझे तो जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, मैं उसको कम करना चाहता हूँ। वैसे ही अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको हम स्टैटिन्स दे सकते हैं और स्टैटिन से इनका जो LDL का वैल्यू है, हम टारगेट चाहेंगे कि वो 70 के नीचे चला जाए। आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी 130, 140, 150 उससे भी ज़्यादा, हमें 70 से नीचे लेके आना है। होमोसिस्टेनिमिया भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसके लिए B6, B9, B12 देते हैं। आप देखिएगा किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पर्चे पे ना बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन लिखा होता है। हम हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स को विटामिन ई नहीं देते। विटामिन ई देने से जो हार्ट डिजीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये खुद में ही क्वेश्चन है कि भई कौन से विटामिन को देने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, तो आंसर है विटामिन ई। ऑन द अदर हैंड बी कॉम्प्लेक्स से हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस कंट्रोल हो जाता है। वैसे ही हाइपरटेंशन के लिए अगर पर्सन की एज 55 साल से कम है, तो हम एस इन्हिबिटर यूज़ करते हैं और अगर पेशेंट की एज इक्वल टू एंड मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज होती है, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और बहुत बार तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये बताना था कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, वहाँ पे अगर हम टाइम पे ही इंटरवेंशन कर लें, तो फिर इन्हीं पेशेंट्स में फ्यूचर में हार्ट अटैक होने के चांसेस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, चाहे वो एसटी हो, नॉन एसटी हो, वो तो बात की बात है। लेकिन चाहे वो एसटी हो, नॉन एसटी हो या नॉन एस्टिलेशन एमआई का छोटा भाई अनस्टेबल एंजाइना जिसमें छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स गए, वो इनमें से कोई भी इवेंट हो सकती है। वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भई पेशेंट को देख के हम बता दें कि भई एसटी होगा कि नॉन एस्टिलेशन एमआई होगा या अनस्टेबल एंजाइना होगा। पर हम ये ज़रूर बता सकते हैं इन रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे कि क्या उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। हैविंग सेड दैट, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, तो मेरा जो पेशेंट है वो तो स्मोकर भी है, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है और वो तो दवाई खाता ही नहीं। तो अगर ऐसे पेशेंट में, क्योंकि वो दवाई नहीं खा रहा है और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर हो गया, तो कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कॉर्नरी आर्टरी है और इस कॉर्नरी आर्टरी में एक बड़ा-सा क्लॉट बना और उस क्लॉट ने पूरा का पूरा रास्ता ऑक्लूड कर दिया। ये क्लॉट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रिन रिच क्लॉट होता है और एक क्लॉट होगा जो प्लेटलेट फैक्टर रिच होता है, तो इसलिए एमआई भी 2 प्रकार का हो जाता है। अब पेशेंट आपके पास में क्यों आ रहे हैं? तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, मोस्ट पेशेंट्स को सेंट्रल चेस्ट पेन प्रेज़ेंट होगा जिसको हम लेवाइन साइन बोलते हैं, लेकिन कई बार ये जो पेन है रेडिएट करके बाजू में जाएगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पेन है ये रेडिएट करके एपिगैस्ट्रिक एरिया में जाए। तो इस बात का ध्यान रखना कि खासकर अगर वो डिस्क्रिप्शन देता है कि ओल्ड मैन एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया है, तो गैस्ट्राइटिस तो सोचना ही है, लेकिन साथ में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की भी पॉसिबिलिटी रखनी है और उसके साथ-साथ में ये जो पेन है रेडिएट करके एंगल ऑफ द जॉ तक भी जा सकता है। देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में बोला था लेवाइन साइन, उस लेवाइन साइन में जो पेन का रेडिएशन है, लेवाइन साइन का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि पेशेंट को डिफ्यूज चेस्ट पेन है, लोकलाइज्ड नहीं। लोकलाइज्ड में तो पेशेंट फिंगर से पॉइंट आउट कर पाएगा, यहाँ पे वो अपना पूरा हाथ छाती पे रख के आपको चेस्ट पेन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब भी आप पढ़ते हो कि आपके पेशेंट को डिफ्यूज चेस्ट पेन है, वो भी रेस्ट पे प्रेजेंट है
और साथ में आप ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो पेन में रेडिएशन भी है। वो रेडिएशन कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जो रेडिएशन है पेन का, वो एंगल ऑफ द जॉ या दाँत तक जा सकता है। पेशेंट को लगेगा कि उसे दाँत में कोई कैविटी हो गई है, उसे डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट कह रहा है फिजिशियन को दिखाइए भई, दाँत में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो एंगल ऑफ द जॉ, और इट कैन रेडिएट टू द एपिगैस्ट्रिक एरिया। और बहुत बारी ये एपिगैस्ट्रिक एरिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ये सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश करते हैं। ये पेंटोप्राज़ोल, डाइजीन जेल, म्यूकेन जेल, इतने सारे एंटासिड जेल ओवर द काउंटर आते हैं। कोई उनको पीने की कोशिश करेगा, अपने को खुद को रिलीफ दिलाने की कोशिश करेगा, रिलीफ मिलेगा नहीं, लेकिन ये अपने आप को क्योंकि सेल्फ मेडिकेट कर रहा है, तो बहुत बारी पेशेंट्स हमारे पास देर से आते हैं क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे, एंटासिड ले रहे थे, डाइजीन जेल ले रहे थे, किसी से फ़ोन पे एडवाइस ले रहे थे कि अच्छा जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। अब आपको कोई मान लीजिए आपका रिलेटिव फ़ोन करके बोलता है कि मुझे पेट में दर्द है, तो आप पूछोगे भई कहाँ पे है? तो बोलता है एपिगैस्ट्रिक एरिया में, तो आपको लगा गैस्ट्राइटिस होगा, आपने बोला भाई एंड कोई गैस गैस मतलब पेशेंट तो ऐसे बोलेगा गैस की दिक्कत है। तो वो अब जो पेशेंट गैस की दिक्कत सोच रहा है वो एक्चुअली में गैस की दिक्कत नहीं है, ये कार्डियक इशू है। तो कोई भी एपिगैस्ट्रिक पेन अगर पेंटोप्राज़ोल खाने के कुछ मिनट के अंदर ही 5 या 10 मिनट में आराम आना शुरू नहीं होता है, या रैंटेक की आपने गोली खिलाई उसको खिलाने के बाद में, या इनो का सचेट पिला दीजिए। सिंपल वो जो इनो वाला सैचेट होता है। अगर उसको पिलाने के मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट घर पे है, अस्पताल में तो ऑब्वियसली आप इनो का सैचेट नहीं पिलाओगे। मेरा पॉइंट है कि मान लीजिए आपके रिलेटिव ने आपको फ़ोन किया क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में, तो बोल सकता है ना कि भई मुझे एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, तो मैं क्या करूँ? तो आपने बोला इनो वाला सैचेट ले लो। तो उससे अगले 5 मिनट में आराम आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो बोलेंगे सीधा तुरंत हॉस्पिटल जाइए, आपकी बेसलाइन ईसीजी करी जाएगी। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको लेवाइन साइन प्रेज़ेंट होगा। लेवाइन साइन के साथ में रेडिएशन के बारे में बताया गया। रेडिएशन इवन लेफ्ट बाजू में भी पेन जा सकता है। शोल्डर में नहीं जाता। लेफ्ट शोल्डर में अगर पेन जा रहा है तो वो यूजुअली पेरिकार्डाइटिस का पेन होता है। पेरिकार्डाइटिस अलग से इसी वीडियो सीरीज़ में आगे डिस्कस किया गया हुआ है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर बहुत सीवियर चेस्ट पेन है, तो पर्सन को सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन की वजह से स्वेटिंग हो रही होगी। आपकी कैजुअल्टी का एयर कंडीशनर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, एवरीबॉडी एल्स इज़ नॉर्मल, लेकिन इसके माथे पे तो पसीना ही पसीना आता जा रहा है। साथ में आप नोटिस करोगे डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जितने भी कार्डियक केसेस होते हैं उनमें क्योंकि हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता, तो पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स की वजह से पल्मरी एडिमा के रहते इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि ये पर्सन की डेथ हो गई। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि एक यंग इंडिविजुअल है, वो जिम में वर्कआउट कर रहा था, उसकी कॉर्नरी आर्टरी में प्लाक्स थे, उसे तो पता नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली जब ये कॉर्नरी आर्टरी में बड़ा सा यहाँ पर क्लॉट बना, यहाँ पर एक बड़ा सा थ्रोम्बस बना, उस थ्रोम्बस ने यहाँ पे रास्ता बंद किया, तो आगे ब्लड सप्लाई ज़ीरो हो गई। अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी ही नहीं, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है कार्डियक टिश्यू को, जो मसल्स को ऑक्सीजन जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और उसकी वजह से डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो हाइपॉक्सिया है, उस हाइपॉक्सी की वजह से पेशेंट को एरिथमियाज़ हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एमआई के बाद में वो कौन-सा एरिथमिया होगा जो पहले घंटे में होता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं, तो दूसरा पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है। तो सडन कार्डियक डेथ के लिए आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ है नॉर्सेट में कि सडन की डेफिनिशन क्या है? तो आपका आंसर होगा विदिन 1 आवर ऑफ ईदर बीइंग सीन और हर्ड नॉर्मली। भाई पेशेंट जो है विदिन 1 आवर ऑफ ईदर बीइंग सीन और हर्ड, वो पर्सन कोलैप्स कर गया है, तो सडन कार्डियक डेथ इज लाइक विदिन 1 आवर ऑफ, या तो किसी ने देखा, या मान लीजिए वो कहता है मैं जिम जा रहा हूँ, उसने घर पे जिम जाने से पहले वाइफ से फ़ोन पे बात करी कि अच्छा मैं वर्कआउट करके आता हूँ, और जो घर पे आई उसकी डेड बॉडी आई। तो वाइफ बिल्कुल शॉक में है, उसकी मदर, उसके घर वाले बिल्कुल शॉक में कि ये क्या हो गया? मतलब थोड़ी देर पहले तो उसका फ़ोन आया था। तो वो सडन कार्डियक डेथ की डिस्क्रिप्शन है। और क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बना, थ्रोम्बस बना, उसने रास्ता बंद किया, तो जो हाइपॉक्सिया इससे क्रिएट होगा वो इतना सीवियर होता है कि मायोकार्डियल नेक्रोसिस की वजह से, मायोकार्डियम इज़ वेरी, वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन की कमी। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करते हैं, जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो एब्नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ट्विच करना शुरू कर देंगे, और ट्विचिंग को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल के सारा का जो वेंट्रिकुलर मसल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? वो काँप रहा है। ये जो ट्विचिंग एक्टिविटी है उससे कार्डियक आउटपुट तो जनरेट हो नहीं सकता, जिसकी वजह से बीपी क्रैश कर जाता है, क्रैशिंग पेशेंट, हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, इस टाइप के वर्ड्स आपको सवाल में मिलेंगे। और एमआई के पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये विदिन फर्स्ट आवर ऑफ एमआई ही हो जाता है।
क्योंकि विदिन द फर्स्ट आवर ऑफ एमआई ही हो जाता है, इसलिए गोल्डन पीरियड फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी फर्स्ट आवर ही होता है। आज आपको मैंने बताया 1 आवर इज आंसर टू 2 एमसीक्यूज। पहला आपने याद करना है कि सडन कार्डियक डेथ में सडन की डेफिनेशन क्या है, दैट इज विदिन 1 आवर ऑफ ईदर बीइंग सीन और हर्ट नॉर्मली। और दूसरा मैंने बताया कि गोल्डन पीरियड ऑफ एमआई भी जो है वो भी विदिन 1 आवर ऑफ ऑनसेट है। उसको गोल्डन पीरियड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर यूजुअली एरिथमियाज होते हैं, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो सकता है। और अगर इंटरवेंशन ना किए जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि हम अपने पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे। इसके सिवा इसकी डेथ से पहले इसको जीआई सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जीआई सिम्टम्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, जो कि पेशेंट गैस की प्रॉब्लम बोल रहा था, वो बोल रहा था पेट फूला हुआ लग रहा था, ब्लोटिंग सेंसेशन था, फिर उल्टी भी हुई। तो इवन जीआई सिम्टम्स कैन बी सीन, क्योंकि वेगस नर्व भी हार्ट को इनर्वेट करती है और वेगस नर्व स्टमक को भी इनर्वेट करती है बहुत बारी, क्योंकि वेगस नर्व जो है वो हार्ट में भी है और वो स्टमक में भी है। वेगस नर्व तो पूरे इंटेस्टाइन में होती है, तो वेगस नर्व हार्ट को भी सप्लाई कर रही है और बाकी इंटेस्टाइन को भी सप्लाई कर रही है। तो कॉमन नर्व होने की वजह से जब ये नर्व इरिटेट होगी तो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा पेशेंट है उसे जीआई सिम्टम्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग और हिक्कप्स भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस में जानबूझ के वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ताकि आप सीधा एकदम एमआई के बारे में ना सोचें, तो वो ये नोज़िया, वॉमिटिंग, हिक्कप से शुरू करेगा। लेकिन उसके बाद में उसे बताना पड़ेगा कि पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, उसको सेंट्रल चेस्ट पेन है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये यूजुअल प्रोफाइल है जिसको पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मैं एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहा हूँ। वो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के लिए जो एमसीक्यू में टर्म लिखी हो सकती है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकती है, क्योंकि एमआई दो प्रकार का होता है, या फिर टर्म लिखी हो सकती है अनस्टेबल एंजाइना। वो अनस्टेबल एंजाइना इज लाइक अ यंगर ब्रदर ऑफ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो एक बारी आपको सिम्टम्स क्लियर है, चाहे वो एसटी एलिवेशन एमआई हो, आप सिम्टम से नहीं पता लगा सकते कि वो एसटी एलिवेशन एमआई है, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, अनस्टेबल एंजाइना है। वहां पे तो सिर्फ हम फाइल पे लिखेंगे एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो वो जो डिफरेंशिएशन है दैट वुड बी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ईसीजी फाइंडिंग्स एंड बायोमार्कर्स, जो मैं नेक्स्ट आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस नाउ लुक एट व्हाट विल बी द ईसीजी फाइंडिंग्स इन अ केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज द अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग इन एमआई, तो आपने एसटी एलिवेशन नहीं मार्क करके आना है। मोस्ट स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जल्दबाजी में सीधा आंसर कर देते हैं एसटी एलिवेशन। नहीं गाइस, द अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग इन एमआई जैसे कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक होगी वो एसटी एलिवेशन नहीं है। जो सबसे पहला ईसीजी फाइंडिंग होगा दैट वुड बी कि जो टी वेव है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए एज अ नर्सिंग ऑफिसर कि भाई जो नॉर्मल टी वेव होती है उस टी वेव की वर्टिकल हाइट कितनी होती है। तो टी वेव की जो वर्टिकल हाइट होती है वो 5 मिलीमीटर से कम होती है। 5 जो छोटे बक्से हैं वो वर्टिकल हाइट 5 मिलीमीटर से कम होती है इन द चेस्ट लीड्स। और उसके साथ साथ में मतलब लिम्ब लीड्स में जो लिम्ब लीड्स होंगी वो होगी लीड नंबर 1 2 3, और लेस देन 10 मिलीमीटर इन द चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड होगी दैट वुड बी सीएल, लिख रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम V1 to V6। ये आपको इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि टी वेव की हाइट बढ़ गई तो भाई आपको पता तो होनी चाहिए ना कितने से ज्यादा बढ़ गई। कितने से ज्यादा बढ़ गई तो मोर देन 5 या मोर देन 10 मिलीमीटर। एटलीस्ट आज के लिए एक तो जरूर याद रखिए कि जो लिम्ब लीड्स होती हैं लीड नंबर 1 2 3 उसमें 5 मिलीमीटर से कम। तो जो फर्स्ट ईसीजी फाइंडिंग हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में मिलेगी उसको हम आंसर करके आएंगे, देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ। और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे ना एरर्स वो ऑल एक्सेप्ट करके एमसीक्यू करता है, तो मैं ऑल एक्सेप्ट का मैं पॉइंट बताता हूँ कि वो क्या लिख सकता है। जो टेक्निकल आंसर है आपका अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग ऑफ एमआई का दैट इज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द टी वेव, तो आप बोलना हाइपर एक्यूट टी वेव इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब हाइपर एक्यूट टी वेव को लिख क्या सकता है, तो वो जानबूझ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख देगा टॉल टेंटेड टी वेव। टॉल टेंटेड टी वेव हम कहाँ पर पढ़ते हैं, तो टॉल टेंटेड टी वेव हम एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्मल पोटेशियम बॉडी में 3.5 से 5.5 मिलीकुलेंट के बीच में होता है। अगर पोटेशियम की वैल्यू ग्रॉसली एलिवेटेड है तो वो टॉल टेंटेड टी वेव कहलाएगा। तो टॉल टेंटेड टी वेव जो होती है ज़्यादा पॉइंटेड होती है, ज़्यादा स्पाइक्ड होती है, उसको मैंने हाइपरकलीमिया के साथ डिस्कस मैं करूंगा और सब्सिक्वेंटली आपको मिलेगा। लेकिन अभी के लिए याद करना है कि एमसीक्यू में अगर हाइपर एक्यूट टी वेव भी है और टॉल टेंटेड टी वेव भी है और वो एमआई पूछ रहा है तो आप मार्क करना हाइपर एक्यूट टी वेव।
अगर वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछेगा तो आप बोलना टॉल टेंटेड टी वेव्स। एंड हैविंग सेड दैट, आपको ये नेक्स्ट याद रखना है कि जो अगली ईसीजी फाइंडिंग आएगी वो भी टी वेव की ही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द टाइम पेशेंट जब अस्पताल पहुंचता है, तो क्योंकि हार्ट में मसल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है, तो डेथ की वजह से नेगेटिव वेव, दैट इज टी वेव इन्वर्जन प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों जो ईसीजी फाइंडिंग्स मैंने अभी आपको बताई हैं, ये मायोकार्डियल इश्कीमिया, ये ऑक्सीजन की कमी इन द हार्ट को दर्शा रही है। उसके बाद में जो अगली फंडिंग आएगी वो या तो एसटी एलिवेशन हो सकता है या फिर एसटी डिप्रेशन हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 को मैं दो तरीके से ड्रॉ करूंगा। जस्ट फॉलो माय मार्कर एट द मूवमेंट विच वुड बी इन रेड कलर, विच इज कि या तो मुझे मिलेगा, ये मान लीजिए क्यू वेव है, फिर उसके बाद में आर वेव है। तो दिस दैट हैव करंटली शोन इज द एसटी एलिवेशन। देखिए एसटी होता क्या है, तो एसटी इज गोना बी द एंड ऑफ द एस एंड द स्टार्टिंग ऑफ द टी वेव। और जब ये एस टी ऊपर जाता है तो ये एस वेव को तो गायब ही कर देगा। भाई एस वेव तो नेगेटिव होती है, एस टी ऊपर जा रहा है तो एस वेव तो गायब हो जाएगी, और जो आर वेव जब नीचे आ रही है वहां पर आपको एक कॉन्वेक्सिटी मिलती है। तो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें केसेस में ईसीजी फंडिंग मिलेगी वो होगी एस टी एलिवेशन, और इसके साथ में टी वेव इन्वर्जन क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है तो मैंने साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर दिया है। ये एक एमआई है जिसका नाम स्टेमाई होता है या एस टी एलिवेशन एमआई होता है, लेकिन सभी पेशेंट्स को ऐसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में जो क्लॉट बनता है वो प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है, और वहाँ पर आपको एसटी एलिवेशन की जगह पे एसटी डिप्रेशन मिल रहा होता है। तो फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर ईसीजी में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ दैट देयर इज अ एसटी डिप्रेशन दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। सो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि क्या क्वेश्चन में वो एसटी एलिवेशन पूछ रहा है या वो एसटी डिप्रेशन पूछ रहा है, क्योंकि बायोमार्कर की रिपोर्ट तो दोनों में ही डबलिंग ट्रिपलिंग 10 गुना 20 गुना तक बढ़ा सकती है। लेकिन आपने नोटिस किया एक में एसटी एलिवेशन है और एक में एसटी डिप्रेशन, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इवन अनस्टेबल एंजाइना की ईसीजी फंडिंग कॉमन है, लेकिन डिफरेंशिएशन हम बायोमार्कर से कर सकते हैं क्योंकि वहां पे छोटी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है। ये जो एसटी एलिवेशन में जो एसटी एलिवेशन दिखाया गया है, इसके लिए ये देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ये जो है ये राउंडेड है, राउंडेड अपवर्ड्स है। तो कई बार वो एसटी एलिवेशन एमआई की फंडिंग लिख देगा एसटी एलिवेशन विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स, एसटी एलिवेशन विद कॉन्वेक्स सरफेस। आप वो 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं ना, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, इनफैक्ट आजकल तो 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका कॉन्वेक्सिटी ऊपर की तरफ है, राउंडेड है, तो एसटी एलिवेशन कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। जबकि दूसरे वाली इमेज में आप एसटी डिप्रेशन को इजीली विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो दो प्रकार का एमआई हो सकता है, या तो एसटी एलिवेशन एमआई या फिर वो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होगा। एंड नेक्स्ट जो हम ईसीजी फंडिंग पढ़ेंगे वो आपको बताता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। जो चौथी ईसीजी फाइंडिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मेरे पेशेंट्स में मिलती है वो मुझे ये दर्शाती है कि इर्रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल डेथ ऑफ द मायोकार्डियम हो चुकी है। अब अगर मैं ट्रीटमेंट करूंगा भी तो ट्रीटमेंट करने से फायदा ये होगा कि और ज़्यादा डैमेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसको मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। गाइज अगर डीप क्यू वेव आ रही है, अगर डीप क्यू वेव आ रही है, जो क्यू वेव होती है नॉर्मली बहुत छोटी सी होती है। नॉर्मली ईसीजी में क्यू वेव बहुत छोटी सी होती है, बहुत बार तो विजिबल भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने काफ़ी सब्सटैंशियली डीप क्यू वेव दिखाई है। ये जो डीप क्यू वेव ईसीजी में मिल रही होती है ये क्या सिग्निफाई करती है, ये सेल डेथ को सिग्निफाई करती है, और डेथ इरिवर्सिबल होता है। ये जो फाइंडिंग मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये यूजुअली एमआई के 1 घंटे के बाद में मिलती है। ये फाइंडिंग इरिवर्सिबल है, ये फाइंडिंग कभी बैक टू नॉर्मल नहीं जा सकती। बाकी जो फाइंडिंग है जैसे एसटी एलिवेशन एसटी डिप्रेशन, जब आप इलाज करेंगे तो इलाज करने पे ये फाइंडिंग्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीप क्यू वेव की जो फाइंडिंग है वो कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होगी। डीप क्यू वेव की जो फाइंडिंग है वो जिंदगी भर परसिस्ट करेगी। तो ये खुद में ही क्वेश्चन है कि कौन सी ईसीजी की जो फाइंडिंग होती है एमआई में वो जिंदगी भर के लिए परसिस्ट करती है, तो वो डीप क्यू वेव है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे अगर किसी को हार्ट अटैक आया था, एमआई हुआ था, और वो अभी 2024 25 26 में कभी भी आपके पास आया, तो आप नोटिस करोगे कि उसकी ईसीजी में डीप क्यू वेव प्रेजेंट होगी और वो जिंदगी भर रहने वाली है। दो उसका ट्रीटमेंट कर लिया गया था तभी तो उसको बचा लिया गया, कोविड से भी बचा लिया हमने, एमआई से भी बचा लिया, लेकिन उसके हार्ट में वो ईसीजी फाइंडिंग फिर भी परसिस्ट करेगी। तो आज आपने देखा कि अर्लीस्ट ईसीजी फाइंडिंग इन एमआई को आपने एसटी एलिवेशन भी नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है, हाइपर एक्यूट टी वेव।
उसके बाद में आती है टी वेव इन्वर्जन, जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है, ये दोनों के दोनों मायोकार्डियल इश्कीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी को दर्शा रहे। लेकिन उसके बाद में मायोकार्डियल इंजरी हो गई है, तो मायोकार्डियल इंजरी में आप देख रहे हो कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें या तो एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन आ रहा है, और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली सेल डेथ हो गई है। तो मैंने 3 टर्म्स बोले, इश्कीमिया, इंजरी एंड डेथ। पैथोलॉजी में भी तो यही बताते हैं ना, इश्कीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, उसकी वजह से इंजरी हो जाती है और इंजरी की वजह से डेथ हो जाती है। तो जो डीप क्यू वेव्स हैं वो 1 आवर के बाद आएंगे एंड दे विल परसिस्ट फॉर होल लाइफ ऑफ द पर्सन। अब ईसीजी इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन इन एनीबॉडी विद प्रेजेंस ऑफ लेवाइन साइन एंड सेंट्रल चेस्ट पेन। कोई भी मरीज सेंट्रल चेस्ट पेन एट रेस्ट के साथ आएगा, चाहे उसको 5 मिनट से दर्द है, चाहे 1 घंटे से दर्द है, चाहे 5 घंटे से दर्द है, आपको तुरंत ईसीजी करवानी है। 12 लीड ईसीजी करवानी करवानी है, और साथ में आप इसका ब्लड टेस्ट भी करवा लेंगे। जो ब्लड टेस्ट करवाया होगा फिजिशियन ने वो है कार्डियक बायोमार्कर्स। तो कार्डियक बायोमार्कर्स में वो क्या क्या टेस्ट इवेलुएट करते हैं, तो कार्डियक बायोमार्कर्स में जो सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट होता है वो ट्रोपोनिन आई होता है। ट्रोपोनिन आई का नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। लेट मी से, आप जब साइंस का फील्ड में जा रहे थे तो आपके साथ ही कोई आपका फ्रेंड था जिसने आर्ट्स उठाया, कॉमर्स उठाया, और उसका आज आपको फ़ोन आया इतने सालों बाद, वो जानता है आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो उसने आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजी। उसने बोला कि मेरे फादर को सुबह से चेस्ट पेन हो रहा था, तो उसने व्हाट्सएप पे ये रिपोर्ट भेजी। उसने बोला किसी फिजिशियन ने बोला ये ब्लड टेस्ट करा लो। तो यार तू मेडिकल फील्ड में है, तो आप मतलब जैसे नर्सिंग अफसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की आगे की, तो और आपका बेसिक कोर्स खत्म हो गया है, तो उसने बोला कि भाई तू यार मेरे को बस ये रिपोर्ट देख के बता दे कि कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। भाई नॉन मेडिकल लोग तो ऐसी बात करते हैं भाई खतरे वाली बात तो नहीं है, कि मेडिकल फील्ड में तो देखिए खतरा तो हमेशा रहता ही रहता है। तो आपने बोला कि ठीक है रिपोर्ट में देख के बताता हूँ। तो ट्रोपोनिन आई की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.04 नैनोग्राम पर एम एल। अगर इसकी डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, बढ़ा हुआ है, मतलब मिनिमम डबल या उससे ज़्यादा, मतलब इसको बोलेंगे तुरंत अस्पताल जाओ, क्योंकि यहाँ पर इनको हार्ट अटैक स्टार्ट हो गया। पेशेंट को नहीं बताएंगे हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट को बोलेंगे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि पेशेंट तो नर्वस हो जाएगा हार्ट अटैक वर्ड सुन के। बट फैमिली मेंबर को हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ जी, क्योंकि ये ब्लड रिपोर्ट बढ़ी हुई है तो इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। ट्रोपोनिन आई जो है ये आज की डेट में सबसे प्रेफर्ड टेस्ट है, और ऐसा नहीं ट्रोपोनिन आई, हम ट्रोपोनिन टी भी कर सकते हैं। ट्रोपोनिन टी जो है उसकी जो यूजुअल वैल्यूज होती है, देखो वैल्यूज आपसे कोई नहीं पूछेगा, वो तो सिर्फ कंप्लीशन के लिए है कि हम वैल्यूज वाला एस्पेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो लेस देन 14 नैनोग्राम पर लीटर है। तो आजकल अल्ट्रा सेंसिटिव एसेज आते हैं जिसमें थोड़ा भी एलिवेशन होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बायोमार्कर्स को प्रेफर क्यों किया जाता है ये दोनों को, क्योंकि ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो होते हैं ये यूजुअली 3 घंटे के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जैसे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर 1 किलोमीटर के रेडियस में दो दो हॉस्पिटल है, मान लीजिए सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटल तो 500 मीटर की दूरी पे ही है ना, और कोई आदमी उसी के आसपास वाले एरिया में रहता है तो वो तो जल्दी अस्पताल पहुंच जाएगा। अगर कोई पेशेंट पहले घंटे में पहुंच गया तो उसकी ब्लड की रिपोर्ट तो नॉर्मल आएगी, ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी की वैल्यू नॉर्मल आएगी, लेकिन ईसीजी में तो चेंजेस आएंगे ना। तो आपको दोनों चीज़ें पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। या तो ईसीजी पॉजिटिव हो जाए या बायोमार्कर पॉजिटिव हो जाए। अगर वो दोनों में से बोलता है ज़्यादा एक्यूरेट कौन-सा है, फिर ईसीजी मत बोलना। फिर आप बोलोगे कार्डियक बायोमार्कर। अगर वो बोलता है व्हाट इज़ द बेस्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज़ कार्डियक बायोमार्कर। दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। वो बेस्ट मैंने इस वजह से बोला क्योंकि जब कार्डियक मसल की डेथ होगी तो ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ने में 3 घंटे लगते हैं। अगर पेशेंट जल्दी आ जाएगा तो फिर ये रिपोर्ट नॉर्मल भी आ सकती है। इसलिए बहुत बारी हम हॉस्पिटल्स में एक से ज़्यादा बार भी कर रहे होते हैं। जैसे पेशेंट जल्दी आ गया तो रिपोर्ट तो नॉर्मल आएगी, दैट डज नॉट मीन इलाज नहीं करेंगे। अगर पेशेंट जल्दी आ गया, रिपोर्ट नॉर्मल है, तो हम ईसीजी के बेसिस पे इलाज तो चालू कर ही देंगे। लेकिन क्यों फाइल में लिखा होता है, क्यों हमेशा किताबों में लिखा होता है सीरियल ट्रोपोनिन आई, सीरियल ट्रोपोनिन टी, दैट इज बिकॉज हो सकता है एक बार से ज़्यादा भी करना पड़े। देखिए हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें तो पेशेंट देर से ही आता है, भाई गरीब आदमी है, दूर से आ रहा है, डिस्टल पेरिफेरी से आ रहा है, तो वहाँ पे तो पॉसिबल है कि 4 घंटे 5 घंटे के बाद है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी है, पेशेंट जल्दी भी पहुँच सकता है। तो बोलता है आप
ट्रीटमेंट की डिले मत करो, ट्रीटमेंट हैज़ टू बी स्टार्टेड ऑन अ प्रायोरिटी। लेकिन सीरियल ट्रोपोनिन का मतलब यही है कि एक बारी से ज़्यादा, जैसे एक बार अभी कर लिया एक एडमिशन पे, जो कि फर्स्ट आवर पे ऑफ चेस्ट पेन पे ही था, उसके बाद हमने रिपीट कर लिया 6 घंटे के बाद में, तो हमें कंफर्म हो गया कि क्या हम एमआई के साथ में डील कर रहे हैं। जो राइज़ होता है वो 3 आवर्स पे होता है, जो इसका पीक वैल्यूज़ होती हैं, वो पीक वैल्यूज़ 24 आवर्स पे ऑब्टेन होती है। और ये जो ट्रोपोनिन आई होता है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, ये मतलब इस तरीके से पहले बढ़ेगा, पीक करेगा और फिर जो वैल्यूज़ हैं, वो गिरनी शुरू हो जाएँगी। तो वो गिरने में भी टाइम लगता है, वो एकदम से उठ के एकदम से नहीं गिरता। राइट? मैंने ये तो बोला कि भई पीक आ गया, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज़ गिरेंगी, ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये ग्रेजुअली फॉल करती हैं, ये सडनली फॉल नहीं करती हैं। मतलब ट्रोपोनिन अगर एक बारी बढ़ गया, तो उसको कम होने में तकरीबन 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो डिटेक्शन की लिमिट मैंने लिखी कि जैसे डबल या ट्रिपलिंग हो जाती है, तो दैट इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 घंटे के बाद बढ़ेगा। 24 घंटे पे पीक कर जाएगा। लेकिन अगर वो बोलता है कितने टाइम में बैक टू नॉर्मल आता है, तो बैक टू नॉर्मल आता है ओवर 7 टू 10 डेज़। ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, ये ट्रोपोनिन आई के लिए है। ट्रोपोनिन टी जो है, वो तकरीबन 14 दिन के बाद जाके नॉर्मल होता है। यहाँ पे जो 3 और 24 लिखा गया है, वो तो आवर्स में है, लेकिन 7 टू 10 डेज़ जो है, वो नॉर्मलाइज़ेशन की रिपोर्ट है। तो बायोमार्कर्स के बेसिस पे हम डायग्नोसिस कर पाएँगे। अब एमसीक्यू में वो इसको हाई-फाई बनाने के लिए वो सीधा बायोमार्कर वर्ड नहीं लिखेगा, वो या तो लिख देगा एलिवेटेड कार्डियक बायोमार्कर्स। तो जब भी आप ये वर्ड पढ़ें तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात कर रहा है, क्योंकि 2 ही एमआईज़ होते हैं, एसटी और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। और अनस्टेबल एंजाइना व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसमें बायोमार्कर नॉर्मल होती है। तो एलिवेटेड कार्डियक बायोमार्कर्स पढ़ते ही माइंड में क्लिक करेगा कि या तो एसटी एलिवेशन एमआई है या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है। कई बारी वो एलिवेटेड लिखने की जगह पे लिखेगा राइज एंड फॉल ऑफ कार्डियक बायोमार्कर। तो वो चाहे राइज एंड फॉल ऑफ कार्डियक बायोमार्कर लिखे, वो एलिवेटेड कार्डियक बायोमार्कर लिखे, या आपको मैथमेटिकल वैल्यू दे दे कि भाई बायोमार्कर की जो वैल्यू है नॉर्मल, मैंने आपको बता दी, नॉर्मल से 10 गुना बढ़ी हुई है, 20 गुना बढ़ी हुई है। तो वो सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे एक पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी डाल देता हूँ कि मायोग्लोबिन जो है वो भी हार्ट के टिश्यू में प्रेजेंट होता है। लेकिन मायोग्लोबिन तो इवन स्केलेटल मसल में भी होता है। देखो, जो ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी है, वो तो बेसिकली ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो बेसिकली हमारे कार्डियक टिश्यू में प्रेजेंट है। लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो तो स्केलेटल मसल में भी होता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और उसको मेजर भी नहीं किया जाता। ये तो सिर्फ एकेडमिक रीजंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टू राइज इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज मायोग्लोबिन। बट क्योंकि मायोग्लोबिन जो है वो स्केलेटल मसल से भी आ सकता है, क्योंकि मायोग्लोबिन का स्केलेटल मसल का सोर्स भी हो सकता है। जैसे डीसी शॉक दिया, तो डीसी शॉक में स्केलेटल मसल ऑफ द चेस्ट डैमेज हो गया। तो मायोग्लोबिन कैन बी फॉल्सली एलिवेटेड, इसलिए इसका क्लिनिकल यूटिलिटी नहीं है। देखिए, जो ट्रोपोनिन्स होते हैं, वो ट्रोपोनिन्स होते क्या हैं? तो मसल्स के अंदर अलग-अलग प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। तो एक्टिन और मायोसिन तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। जब आप बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो एक्टिन और मायोसिन जो हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं कि उनकी ओवरलैपिंग होगी तो मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। लेकिन ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी क्या होते हैं? ये रेगुलेटरी फाइबर्स होते हैं। रेगुलेटरी से मेरा मतलब ये कैल्शियम का जो रिलीज़ है, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल, ये जो मैंने बोला कि मतलब देयर आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू को कंट्रोल करेंगे, तो ये मसल की जो पावर ऑफ कंट्रैक्शन है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। और जब भी मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगा, तो ये ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई मीन सी वाला जो कंपोनेंट है, वो तो मेनली कार्डियक टिश्यू में नहीं होगा। तो वो तो जस्ट मुझे एकेडमिक रीजन से बोलना था कि ट्रोपोनिन 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी मैंने मॉडिफाई करके बताया कि कार्डियक टिश्यू के पर्सपेक्टिव से अब जो डेटा लिखा हुआ है, ट्रोपोनिन टोटल आप पढ़ोगे 3 प्रकार के, लेकिन कार्डियक टिश्यू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो ट्रोपोनिन सी है उसका अदर टिश्यूज से भी रिलीज हो सकता है, स्मूथ मसल से भी रिलीज हो सकता है। सो देयरफॉर कार्डियक टिश्यू के स्पेसिफिक अगर बात करी जाए, तो ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी स्पेसिफिक बायोमार्कर्स हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट हैं। और इससे हम आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन और डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ इतना बोलेगा कि सबसे पहला टेस्ट क्या करोगे, तो सबसे पहला टेस्ट तो ईसीजी ही किया जाएगा।
लेकिन ईसीजी के साथ में दूसरा टेस्ट क्या करेंगे, तो कार्डियक बायोमार्कर्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वी आर हैविंग इवन मोर टेस्ट गाइस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 टेस्ट हैं, हमारे पास और भी टेस्ट हैं जिससे हम एमआई का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक टेस्ट पॉजिटिव हो जाए तो डायग्नोसिस सफिशिएंट है। जैसे हम इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट का वो हिस्सा ठीक से काम नहीं करेगा। इकोकार्डियोग्राफी अगर हम करते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी पे हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट रिलेटिवली लेस मिलेगी। तो हम इकोकार्डियोग्राफी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है या राइट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है। और उसके सिवा हमारे पास में कॉर्नरी एंजियोग्राफी तो है ही है। अगर हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी करेंगे तो वो तो 100% एक्यूरेटली आपको दिखाएगी मॉनिटर पे कि भाई कौन सी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज प्रेजेंट है। ईसीजी तो इनडायरेक्ट टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, तो भाई हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट को प्रेफर करते हैं। लेकिन इन्वेजिव टेस्ट क्या है हमारे पास में, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी तो एग्जैक्टली बताएगा कि देयर इज अ बिग क्लॉट व्हिच इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, तो थ्रोम्बस है, और थ्रोम्बस की लोकेशन भी बताएगा कि वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में है, वो राइट कॉर्नरी आर्टरी में प्रेजेंट है, ताकि हम अल्टीमेटली पेशेंट का इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर पाए। और वो यूजुअली बलून एंजियोप्लास्टी होता है। आज की डेट में एमआई का जो ट्रीटमेंट और चॉइस है, एसटी एलिवेशन एमआई का जो ट्रीटमेंट और चॉइस है, वो बलून एंजियोप्लास्टी है। मैं ट्रीटमेंट की बात अगली स्लाइड्स में भी करूंगा। आज मैंने आपको ये पढ़ाया कि एमआई के डायग्नोसिस के लिए टोटल मिला के 4 टेस्ट हैं। किताब में पढ़ोगे तो लिखा होता है ईसीजी और बायोमार्कर और इकोकार्डियोग्राफी और कॉर्न, और मतलब और वाला नहीं, ऐड नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश वाला और, ओ आर, राइट। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, हमारे हिंदी में तो और मतलब ऐड कर रहे हो, तो ऐड नहीं कर रहे हैं, इट इज और। इनमें से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, भाई लेवाइन साइन वाले मेरे मरीज में अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा माई केस इज डीलिंग एंड सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑब्वियसली टू डिफरेंशिएट कि वो एसटी है नॉन एसटी है, उसके लिए तो ईसीजी करना पड़ेगा। और कई बार वो आपको ईसीजी में भी आइडेंटिफिकेशन करवा सकता है। तो आपके कैरियर में कभी भी अगर आप जो क्लासिकल जो मैंने एसटी एलिवेशन आपको बना के दिखाया था विद आर टी वेव इन्वर्जन, अगर आप इस एरिया में देख रहे हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, लीड नंबर 2 में, लीड नंबर 3 में और लीड नंबर एवीएफ में, तो ये तीनों की तीनों जो लीड्स होती हैं, ये बेसिकली राइट कॉर्नरी आर्टरी वाले एरिया को स्टडी करती है, मतलब राइट वेंट्रिकल को स्टडी करती है। और हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है वो मेनली राइट में नहीं होता, वो नीचे डायफ्राम को टच कर रहा होता है। तो इंफीरियर वॉल एमआई में ईसीजी में कहाँ देखना होता है, तो लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और लीड नंबर एवीएफ में देखना होता है। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो जो एस टी एलिवेशन हमें दे या एस टी डिप्रेशन जो दे, वो लीड नंबर V1 से लीड नंबर V4 में प्रेजेंट हो। तो जैसे मैंने अभी दिखाया, जो मैंने ब्लू से मार्किंग करी है, अगर आप देखते हो कि जो फाइंडिंग्स हैं वो V1 से V4 में दे रखी हैं एस टी एलिवेशन की, तो आप बताओगे कि इस पेशेंट की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं वो अफेक्टेड हो रही है। आपको ईसीजी देख के ये एज अ नर्सिंग अफसर समझ में आना चाहिए कि ये एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या फिर ये इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, क्योंकि जो ईसीजी है वो हार्ट के अलग अलग हिस्से को स्टडी करता है। लीड नंबर V1 से V4 ऐसे सीसीटीवी कैमरा आप समझ लीजिए जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को स्टडी कर रहा है। और लीड नंबर 2, 3 एवीएफ जो है वो ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जो कि राइट वेंट्रिकल को स्टडी कर रहा है। और चाहे तो अब जो नेक्स्ट बोल रहा हूँ वो तो ऑप्शनल है, इसको आप ना भी ड्रॉ करें तो चलेगा। अगर आपको चेंजेस मेनली सिर्फ V5, V6 में मिल रही हैं, इसका मतलब है कि हार्ट के जो बाहर वाली साइड पे ब्लड वेसल होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वहां पर एक क्लॉट, एक थ्रोम्बस प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे लैटरल वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मिनिमम जो आपको आना चाहिए वो है एंटीरियर वॉल एमआई और इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंटीरियर वॉल एमआई में लेफ्ट एंटीरियर, भाई एंटीरियर वर्ड से निकल जाएगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो पूछेगा ही आपसे इंफीरियर वॉल एमआई, आप सीधा छूटते ही बोलना राइट कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन गया जी। तो ईसीजी से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी तो है ही हमारे पास में, लेकिन ईसीजी तो और भी जल्दी हो सकती है, तभी तो ईसीजी को फर्स्ट टेस्ट बताया गया है। आप इस डिस्कशन में देखिए सबसे पहले ईसीजी को क्यों बताया गया, जब भी बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन अ सस्पेक्टेड, क्योंकि अभी सस्पेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई डायग्नोसिस तो ईसीजी के बाद ही होगा। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इन सस्पेक्टेड केस ऑफ एमआई, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन केस इन इन्वेस्टिगेशन इन एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम इज ईसीजी। उसके साथ में ये सप्लीमेंट्री टेस्ट भी करने हैं।
और इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव हो जाए तो वो सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस है। पर जैसे आप जानते हैं कि भाई जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी आगे और प्लानिंग और ट्रीटमेंट भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसके बाद में हम इनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द इंटरवेंशंस टू बी डन इन अ केस ऑफ एसटी एलिवेशन एमआई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो पेशेंट था उसकी ईसीजी में V1 से V4 में एसटी एलिवेशन आ रहा था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो एसटी एलिवेशन कितना होना चाहिए सिग्निफिकेंट, तो कम से कम 2 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, मतलब 2 छोटे स्मॉल स्क्वायर या उससे ज़्यादा का एसटी एलिवेशन प्रेजेंट होना चाहिए। आई जस्ट मेंशन दैट ऑन द प्रीवियस स्लाइड। जैसे यहाँ पे एसटी एलिवेशन है तो हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने छोटे बक्से से ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए 4 मिलीमीटर है, वो जानना क्यों ज़रूरी है कि मान लीजिए 4 मिलीमीटर का एसटी एलिवेशन है, जब मैं इलाज करूँगा तो आप देखोगे कि 4 मिलीमीटर से कम होके 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एसटी एलिवेशन हम डॉक्यूमेंट करते हैं फाइल पर कि कितने मिलीमीटर का एसटी एलिवेशन है, क्योंकि वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हमें पेशेंट को मॉनिटर से कनेक्ट क्यों करना है, ईसीजी क्यों करनी है, क्योंकि एरिथमिया होने की संभावना रहती है। ईसीजी में या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की जगह पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, दैट इज पल्सलेस वीटी। अब इनकी जो ईसीजी कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें मैंने एरिथमियाज वाले टॉपिक में अलग से मेंशन किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने ये बताया कि ईसीजी से हम बेसिकली एमआई तो देख ही लेंगे, लेकिन एरिथमिया होने की संभावना है तो फिर डिफिब्रिलेशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से यू हैव टू बी स्टैंडिंग बाय द स्टे बाय द साइड ऑफ द पेशेंट। इनफैक्ट ये तो स्टेटमेंट है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टे विद द पेशेंट। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि वन, आपका जो नर्सिंग स्टाफ है वो पेशेंट के साथ में क्यों उस टाइम पे है कि आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ। अगर एरिथमिया मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है तो 2 अलार्म तो बजेगा ही बजेगा, बट रिएक्शन टाइम आपका, क्योंकि ये कैजुअल्टी में तो मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, आप ट्रॉमा के केस में बिज़ी हो गए, तो इस वजह से एटलीस्ट आप एक नर्सिंग स्टाफ को एंश्योर करिए जो कि ईसीजी पेशेंट की मॉनिटर मॉनिटर कर रहा है और एरिथमिया को डिटेक्ट कर सके। 2 ऑब्वियसली जो सेंसर होता है वो भी ईसीजी के एरिथमिया को आइडेंटिफाई कर लेता है। साथ में वाइटल्स में हार्ट रेट चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, एसपीओ2 चेक करेंगे, जिसका कंटिन्यूअस डिस्प्ले आता रहता है और इसका डॉक्यूमेंटेशन करना भी ज़रूरी है। पेशेंट विल बी डूइंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, उसको वॉशरूम जाने की कोई परमिशन नहीं है। उसको अगर वो बोलता भी है कि यूरिन कल लग रहा है, आप बोलिए कि हम कॉन्डम कैथ लगा देंगे, हम फोलिज कैथेटर डाल देंगे, पर उसको वॉकिंग अलाउड नहीं है। ये पेशेंट वॉशरूम जाके कोलैप्स कर सकते हैं क्योंकि नोज़िया और वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, उल्टी का सेंसेशन होगा, कोई भी बोलेगा कि भई मुझे उठ के जाने दो ज़रा वॉशरूम तक, तो आप मना कर दोगे, आप बोलोगे हम किडनी टेप प्रोवाइड कर देते हैं, आप साइड पे वॉमिट कर लीजिए। सो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एंड प्लेस द पेशेंट इन फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन ये होगा कि हम पेशेंट को जब प्लेस करेंगे तो जो एंगल होगा विद द बेड वो तकरीबन 45 से 60 डिग्रीज का होगा, तो मैंने फाउलर पोजीशन में रखा। हाई फाउलर पोजीशन हो जाती है 90 डिग्रीज पे, सेमी फाउलर हो जाती है 30 डिग्रीज पे, तो यहाँ फाउलर पोजीशन में मैंने तकरीबन 45 टू 60 डिग्रीज पे पेशेंट को एलिवेटेड रखा है। वो इसी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हार्ट में डैमेज होता है तो पल्मरी एडीमा होता है, उससे सुपाइन पोजीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए फाउलर पोजीशन यहाँ पर रिकमेंडेड है। अब अगर आपने देखा कि पेशेंट का जो एसपीओ2 है वो 93% से कम हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है। अब वो ऑक्सीजन आप कैसे देंगे, तो उसका देने का एक तरीका तो यही है कि जो रूटीन वाला मास्क होता है उसकी फ़ोटोज़ ने लगा के पूछ ली तो आपका आंसर रहेगा कि आप हडसन मास्क लगा के पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को बहुत सिवियर पल्मरी एडीमा है, एक्यूट पल्मरी एडीमा को मैंने अलग से कंजस्टिव हार्ट फेलियर के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। अगर पेशेंट को पिंक फ्रॉथी स्पूटम आ रहा है, उसको खांसी है, पिंक फ्रॉथी स्पूटम है, सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि ऐसा लग रहा है जैसे हाफ रहा है, जैसे कोई आदमी बहुत तेज़ दौड़-दौड़ के आया है, तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा रनिंग करें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाफेगा या एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा हाफेगा, वैसे ये पर्सन हाफ रहा है। तो एक्यूट पल्मरी एडीमा में हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूजिंग अ टाइट फिटिंग फेस मास्क यूज़ करते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक्यूट पल्मरी एडीमा हमें कैसे पता चलता है, तो यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशंस होंगे उसमें या तो वो लिख देगा दैट द पर्सन इज हैविंग पिंक फ्रॉथी स्पूटम, या फिर पिंक फ्रॉथी स्पूटम के साथ में वो ऑस्कल्टेशन की फाइंडिंग लिख देगा। जब भी आप ये वर्ड पढ़ते हो पिंक फ्रॉथी स्पूटम, या फिर आप स्टेथोस्कोप की ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग पढ़ते हो, बायलैटरल फाइन क्रेपिटेशंस, तो ये दोनों जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए, फाइन क्रेपिटेशंस, पिंक फ्रॉथी स्पूटम, ये दोनों के दोनों फाइंडिंग्स जो हैं ये सिग्निफाई करती हैं कि पर्सन के एल्वोलाई में पानी भर रहा है।
प्लूरल स्पेस में नहीं, अगर प्लूरल स्पेस में पानी भरता है उसको तो हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। मैंने बोला एल्वेलाई में पानी भर रहा है तो बायलैटरल फाइन क्रेपिटेशंस आ रहे होंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा पेशेंट है उसको तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पे उसको टाइट फिटिंग फेस मास्क लगना चाहिए। अब दवाइयों की बात करते हैं कि क्या-क्या दवाइयाँ यूज़ करी जाएँगी, तो 2 आपको फ़ार्मा में वो मूना या मोन से बताते हैं, लेकिन ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी हाइलाइट किया है कि हम इलाज मॉर्फ़िन से शुरू नहीं करते। पहली ड्रग जो पेशेंट को दिया जाएगा वो मॉर्फिन नहीं है, बिकॉज़ एमआई इज़ ऑल अबाउट अ क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी। तो आप क्लॉट को आगे बढ़ने से कंट्रोल करना चाहते हो, इस वजह से जो एंटी प्लेटलेट ड्रग यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा वो एस्पिरिन है। एस्पिरिन की जो 300 मिलीग्राम की च्यूएबल टैबलेट है, उसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो इन ऑल ऑफ दीज़ पेशेंट्स इस बात का ध्यान रखिए, रूटीन वाली एस्पिरिन नहीं, मैं च्यूएबल एस्पिरिन की बात कर रहा हूँ। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे क्रश द टैबलेट बिटवीन द टीथ। जो टैबलेट है उसको दांतों के बीच में दांत भींच लीजिए तो टैबलेट टूट जाएगी। तो क्रश द टैबलेट बिटवीन द टीथ क्यों एडवाइस कर रहे हैं हम, ताकि जो दवाई है वो बक्कल मुकोजा से एब्जॉर्ब हो जाए। आई वांट क्विक एक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग, क्योंकि जब मैंने ये डायग्राम बनाया था, जो पहली स्लाइड मैंने इस टॉपिक पे दिखाई थी, उसमें मैंने बोला था कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में टियर होता है और ये जो डॉट्स 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 आप देख रहे हैं ये प्लेटलेट्स हैं। ये प्लेटलेट्स अगर आप यहीं पर इनका बिहेवियर कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, तो आप आगे क्लॉट बनने को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर वन ऑफ द मेन वेपन्स व्हिच यू विल बी यूजिंग। गाइस, इट इज नॉट मॉर्फिन, इट इज फर्स्ट एस्पिरिन दैट शुड बी गिवन एंड नॉट 75 मिलीग्राम वाली। इट इज 300 मिलीग्राम वाली एस्पिरिन व्हिच इज टू बी गिवन एंड दैट टू अ च्यूएबल एस्पिरिन। मैं डोज यहाँ पे सिर्फ वर्बली मैंने मेंशन किया, मैंने उसमें ज़्यादा मतलब आई डिड नॉट मेंशन रिगार्डिंग, मैंने डोज लिखी नहीं है यहाँ पे, बट इट वुड बी 325 या 300 मिलीग्राम की च्यूएबल टैबलेट ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन के साथ में जो सेकंड दवाई आपको देनी है उसका नाम है टिकाग्रलर, जो कि 180 मिलीग्राम्स होगी। तो एस्पिरिन और टिकाग्रलर 2 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हमारे पेशेंट को दिए जा रहे हैं, और जो टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज़ होती है उसको बोलते हैं डीएपीटी। डीएपीटी क्या होता है? डीएपीटी होता है डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। तो डीएपीटी इज डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। हम दो दो एंटी, क्योंकि देखिए अग्रेशन क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा एंटी प्लेटलेट ड्रग का फायदा क्या है? भाई क्लॉट बन रहा है ना, क्लॉट को बनने से मैं रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैं डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो एस्पिरिन एंटी का कलर ए और टी हो गए। उसके बाद में एंटी इश्कीमिया ड्रग्स हैं। अब एंटी इश्कीमिया ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? तो एंटी इश्कीमिया ड्रग्स 3 होते हैं। पहला तो है नाइट्रेट्स, जिसमें मैं सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन इसको देना चाहूँगा। ये सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन को हम ज़ुबान के नीचे रख देंगे। इसमें दाँत भींचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दवाई है ये तो ज़ुबान के नीचे रखेंगे, या आजकल तो बक्कल स्प्रे आता है, तो बक्कल स्प्रे जो होता है वो पूरे ओरल म्यूकोज़ा में फ़ास्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। और नाइट्रेट्स क्या होता है? वो वेनोडायलेटर्स होते हैं। वो कॉर्नरी आर्टरीज़ को भी डायलेट कर देते हैं, तो हार्ट में हाइपॉक्सिया कम होना शुरू हो जाएगा। नाइट्रेट्स के साथ-साथ में अगला जो एंटी इश्कीमिया एजेंट है वो मॉर्फिन है। जी हाँ, मॉर्फिन भी एक एंटी इश्कीमिया एजेंट है। भई इतने सारे पेन किलर हैं, मॉर्फिन ही क्यों देते हैं? बिकॉज़ मॉर्फिन जो होता है उसकी वेगोटोनिक एक्शन होती है, वो वेगस को एक्टिवेट करता है, और अगर आप वेगस को एक्टिवेट करेंगे तो आप ब्रेक्स लगा रहे हैं। और जब आप ब्रेक्स लगाएँगे तो हार्ट की जो ऑक्सीजन कंज़म्पशन है उसको कम कर देंगे ना। एंटी इश्कीमिया मतलब यही हुआ ना कि जो हार्ट की ओवरऑल ऑक्सीजन कंज़म्पशन है उसको आप कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सो आपने नाइट्रेट्स यूज़ करने हैं, मॉर्फिन यूज़ करना है। मॉर्फिन को देने का साइड इफ़ेक्ट एक्यूट ऑनसेट यही होने वाला है कि वॉमिटिंग होगी। इसलिए जब भी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, वॉमिटिंग हो भी जाती है, और वॉशरूम जाना अलाउ नहीं करना, तो आपने साथ में कि किडनी ट्रे प्रोवाइड कर देनी है, एंड द पर्सन कैन वॉमिट इनटू द किडनी ट्रे। नाइट्रेट्स और मॉर्फिन के सिवा एक और दवाई जो कि एंटी इश्कीमिया एजेंट है वो है बीटा ब्लॉकर, और वो जो बीटा ब्लॉकर आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है मेटोप्रोलोल। जितने भी एमआई के पेशेंट्स हैं उन्हें एडमिशन पे सिंगल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। सिंगल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर से फ़ायदा क्या होता है कि वो भी हार्ट रेट को कम कर देता है। अगर आप हार्ट रेट को कम कर देंगे तो हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं
नाइट्रेट्स, मॉर्फिन, मेटोप्रोलोल, ये तीनों के तीनों जो स्टेप्स हैं ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, एन और एम, तो आप ATNM याद कर लीजिए। ए से एस्पिरिन हो गया, टी से टिकाकलर, एन से नाइट्रेट्स, टिका, फिर एम से मॉर्फिन और एम से ही अल्टीमेटली मेटोप्रोलोल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अल्फाबेट भी क्लोज क्लोज है ना, ATNM। ATNM में एस्पिरिन, टिकाकलर, नाइट्रेट्स एंड मेटोप्रोलोल एंड मॉर्फिन आर द ड्रग्स दैट यू वुड बी यूजिंग, ताकि आप इन पेशेंट्स में एंटीप्लेटलेट इफेक्ट और एंटी इश्कीमिया इफेक्ट इस्तेमाल कर पाए। साथ में एस इनहिबिटर्स देंगे क्योंकि हमारे मोस्टली पेशेंट्स हाइपरटेंसिव होते हैं। स्टाटिन देंगे ताकि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है उसमें आगे टियर होने की संभावना कम हो जाए। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जैसे कि इनॉक्सापैरिन को यूज करेंगे। तो इनॉक्सापैरिन जो होता है इसका दूसरा नाम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होगा। इसको प्रेफर प्लेन हेपरिन के ऊपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, इसको दिन में एक बार देना पड़ता है। और जो अनफ्रैक्शनड हेपरिन होता है उसको इंट्रावेनसली मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है। तो आपको मोना में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मोन निमोनिक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कांसेप्ट वाइज़ याद करिए, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दिए जाएँगे, एंटी इश्कीमिया ड्रग्स एन और एम, नाइट्रेट्स, मॉर्फिन और मेटोप्रोलोल। तो 5 दवाइयाँ तो यही हो गई। फिर से बोल रहा हूँ, एस्पिरिन, टिकाकलर 2 दवाइयाँ हो गई, नाइट्रेट्स, मॉर्फिन और मेटोप्रोलोल, एन, एम और एम 2 बार ही आया तो 3 और 2 5 हो गई। छठी है एस इनहिबिटर, सातवीं है स्टाटिन और उसके बाद में आठवीं दवाई है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। तो टोटल 8 मेडिसिन हैं। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, एस्पिरिन, टिकाकलर, AT, NM से नाइट्रेट्स, मॉर्फिन, मेटोप्रोलोल 5, एस इनहिबिटर, स्टाटिन वो तो वैसे ही याद हो जाता है, और साथ में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। क्योंकि इससे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से एक और फायदा होगा, क्योंकि पेशेंट को लिटाई रख रहे हैं ना, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि कोई भी पेशेंट ज़्यादा टाइम तक बिस्तर पे लेटा रहे तो काफ वेन्स में क्लॉट्स बन जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। प्लस जो ऑलरेडी क्लॉट बन रहा है कॉर्नरी आर्टरी में, वो आगे और ना बढ़े, उसके लिए भी हम यहाँ पर हेपरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, 8 दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में बेड रेस्ट है, फाउलर पोजीशन है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जा रही है। और अब हम इस पेशेंट को कैथ लैब में ट्रांसफर कर देंगे। ST एलिवेशन MI के पेशेंट्स में हमें पेशेंट को कैथ लैब में भेजना होता है, और कैथ लैब में यहाँ पर बैलून एंजियोप्लास्टी करके इनकी जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जो थ्रोम्बस का ऑब्स्ट्रक्शन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ब्लड सप्लाई दोबारा से री इस्टेब्लिश कर दी जाएगी, तो हार्ट का नेक्रोसिस कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो MCQs में बैलून एंजियोप्लास्टी की जगह पे लिखेगा प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन। आप परक्यूटेनियस वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर फेमोरल आर्टरी से एक्सेस लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ट्रांस रेडियल अप्रोच यूज करी जाती है या फिर ट्रांस फेमोरल अप्रोच यूज करी जाती है, तो फेमोरल आर्टरी से एक्सेस लिया जाएगा। जैसे जो परक्यूटेनियस माइट्रल बैलून वेल्वोटॉमी था उसमें तो फेमोरल वेन का एक्सेस ले रहे थे, लेकिन अभी हम फेमोरल आर्टरी का एक्सेस ले रहे हैं। इसको प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन या PCI बोला जाता है, और ये आज की डेट में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ST एलिवेशन MI है। लेकिन लेट मी से, आप एक छोटे शहर में टायर 2 सिटी में एक कैथ लैब में प्रैक्टिस करवा रहे हैं साथ में एक फिजिशियन के, तो वहाँ पर क्योंकि कैथ लैब की सुविधा नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर थ्रोम्बोलाइसिस फिजिशियन के ऑर्डर से स्टार्ट कर देंगे। तो थ्रोम्बोलाइसिस में क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस की जगह पे एल्टेप्लेस भी दिया जा सकता है। और उसके सिवा आपको बोलस वाले ड्रग्स पता होने चाहिए। बोलस वाले ड्रग्स का मतलब इनके लिए इन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेप्टोकाइनेस और एल्टेप्लेस को देने में तो 1 घंटा लगता है, इन्फ्यूजन के फॉर्म में जाते हैं। लेकिन टेनेक्टेप्लेस जो दवाई है वो बोलस फिब्रनोलाइटिक एजेंट है। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि इसका बोलस प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये सीधा आईवी कैनुला में लगा दो। तो अगर आपने सीधा आईवी कैनुला में लगा दिया तो मतलब हैसल नहीं है ना। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस एल्टेप्लेस के साथ में वो पूरा इन्फ्यूजन, आपको ड्रिप सेट से इन्फ्यूजन देना है ओवर 1 आवर। लेकिन टेनेक्टेप्लेस के साथ में फ़ायदा यही है, या रीटेप्लेस के साथ फ़ायदा यही है कि ये बोलस फॉर्मेट में दिए जाते हैं। तो जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप अपोलो में, मैक्स में काम करोगे तो वहाँ टेनेक्टेप्लेस, रीटेप्लेस चल रहा होगा। और अगर हम पेरिफेरी में छोटे अस्पताल की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस या एल्टेप्लेस वाला मॉलिक्यूल्स चल रहा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब थ्रोम्बोलाइसिस के लिए इनमें से कोई भी दवाई यूज़ करी जा सकती है। इनमें से कोई भी दवाई यूज़ करी जा सकती है। लेकिन MCQ में अगर वो सिंगल बेस्ट आंसर आपसे करता है तो फिर प्राइमरी आंसर आप एल्टेप्लेस करेंगे, क्योंकि किताब में पहले वही दवाई लिखी होती है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस इफेक्टिव नहीं है और पुराना, कि वो पुराना ड्रग है इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ में एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली ना स्ट्रेप्टोकाइनेस जो दवाई है
वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ही तो बनती है। तो क्योंकि इस बैक्टीरिया से हमें जन्म से ही इन्फेक्शन या एक्सपोजर तो होता है, भाई गला खराब हो गया स्ट्रेप्टोकोकस से, तो क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया होती हैं, तो उस बैक्टीरिया का प्रोडक्ट अगर हमें दिया जाए तो एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस, एनाफाइलैक्टिक शॉक होने के चांसेस थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस एलर्जिक रिएक्शन और एनाफाइलैक्सिस के रिस्क के लिए वेल नोन है, इसलिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस की जगह पे एल टेप्लेस, टेनेक्टेप्लेस और रीटेप्लेस वाली दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट एल्गोरिथम मैंने आपको बताया, ये एसटी एलिवेशन एमआई के लिए रिकमेंडेड है। गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं कि अगर कोई पेशेंट मेरे हॉस्पिटल के डोर में अभी एंटर किया, तो मुझे जो कॉर्नरी आर्टरी में बलून डिप्लॉय करना है, उसको मुझे एडमिशन के 90 मिनट के अंदर करना है। तो डोर टू बैलून टाइम जो होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए, प्राइमरी पीसीआई के लिए, वो 90 मिनट के अंदर आपको ये सारी 8 दवाइयाँ देनी थी जो मैंने पढ़ाई, एटीएनएम और एस इनहिबिटर, स्टैटिन, एनॉक्सापैरिन, ऑक्सीजन देना है, पोजीशनिंग करवानी है और बैलून एंजियोप्लास्टी करवा के कॉर्नरी आर्टरी को विदिन 90 मिनट्स ओपन कर देना। लेकिन अगर मैं छोटे शहर में हूँ और मेरे पास में इसकी सुविधा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थ्रोम्बोलाइसिस करवा लूँगा। थ्रोम्बोलाइसिस के लिए हम रिकमेंड करते हैं डोर टू नीडल टाइम, और डोर टू नीडल टाइम को हमें अंडर 30 मिनट्स रखना होता है। तो ऐसा नहीं कि 35 मिनट में करेंगे तो कोई पेनल्टी हो जाएगी, लेकिन इतना है कि गुड मेडिकल केयर के लिए ये गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करे गए हैं। तो आपको अल्टीमेटली जो याद करना है वो इस प्रकार से है कि एसटी एलिवेशन एमआई के लिए जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, तो आपका आंसर है प्राइमरी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एसटी एलिवेशन एमआई। कितने टाइम में करना होता है? एडमिशन के 90 मिनट। ये 90 मिनट का जो टाइम है सिम्टम से नहीं है, ये जो 90 मिनट का टाइम है सिम्टम से नहीं है। सिम्टम हो सकता है 2 घंटे पहले, 3 घंटा पहले, 4 घंटे पहले हुए हो। इंडियन पेशेंट तो टाइम लेता है भाई आने में। अस्पताल का जो पंच इन का टाइम होता है, जो अस्पताल में हमारा जो रिकॉर्ड में जो पर्चा बनता है, उस पर्चे पे टाइम ऑफ एडमिशन लिखा होता है, तो वो टाइम ऑफ एडमिशन से कैलकुलेट किया जाएगा कि 90 मिनट के अंदर हम बैलून एंजियोप्लास्टी करके कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज को खोल देंगे, और अगर नहीं फैसिलिटी है तो फिर हम थ्रोम्बोलाइसिस कर लेंगे। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई के साथ में, तो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में क्योंकि यहाँ पर जो क्लॉट होता है वो क्लॉट मेनली प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है, तो थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते हैं। दो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है, इवन एंजाइना में भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर से बोलना चाहता हूँ। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में थ्रोम्बोलाइसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो तो रहेगा ही रहेगा। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के साथ में तो ब्लीडिंग का रिस्क रहता ही रहता है। भाई अगर वो सिर्फ आपसे ये पूछता है कि थ्रोम्बोलाइसिस का बिगेस्ट साइड इफेक्ट क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल टेप्लेस, किसी का भी वो बिगेस्ट साइड इफेक्ट आपसे पूछेगा, तो आप बोल देना ब्लीडिंग। अब वो ब्लीडिंग नाक से भी हो सकती है, वो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी और कितनी ज़्यादा डोज दी गई है। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते। वो ना करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है कि यहाँ पे जो क्लॉट होता है वो प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है। तो आपको ऐसी दवाइयाँ लिखनी है जो कि एंटी मतलब एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, जो कि इंट्रावेनसली भी एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या क्या दवाइयाँ देंगे। देखिए कुछ दवाइयाँ तो कॉमन ही हैं, जैसे कि इस बार मैं निमोनिक से करा रहा हूँ, मेट बेंस के नाम से, तो मॉर्फिन तो देंगे ही देंगे। मॉर्फिन के साथ में एस्पिरिन भी देना है, टिकाग्रेलर भी देना है। आज आपने ये सीखा कि डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी एसटी एलिवेशन एमआई में भी दी जाती है और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में भी दी जाती है। उसके अलावा हम पेशेंट में यहाँ पर इनॉक्सापैरिन यूज़ करेंगे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुझे कोई इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग बता दो। मैंने इससे पहले ये बोला भी था कि फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव से क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स के सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कराते हैं। इन रिसेप्टर्स का नाम होता है 2B3A रिसेप्टर्स, जो कि प्लेटलेट को प्लेटलेट के साथ जोड़ने में और क्लॉट बनाने में मदद करते हैं। और अगर आप इन रिसेप्टर्स को, ग्रुप 2B3A रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दोगे, तो फिर ये प्लेटलेट्स आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगी और क्लॉट नहीं बनेगा। तो अल्फ़ाबेट टी से यहाँ पे मैं एक दवाई मेंशन कर रहा हूँ जो इंट्रावेनस एंटी प्लेटलेट ड्रग है। ओरल तो मैंने आपको बताया ही, एस्पिरिन, टिकाग्रेलर, लेकिन आप मैंने यहाँ पर एक इंट्रावेनस एंटी प्लेटलेट ड्रग की बात करी है जिसका नाम है टिरोफेबैन, जिससे हम जो कॉर्नरी आर्टरी में प्लेटलेट रिच क्लॉट है उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
उसके अलावा बाकी ट्रीटमेंट तो कॉमन ही है कि भाई बीटा ब्लॉकर यूज़ करना है। बीटा ब्लॉकर को दोनों एसटी एलिवेशन एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में यूज़ किया जाता है। कॉन्सेप्ट या फंडा यही है कि ये हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करेगा, तो जो हार्ट में डैमेज है, जो इन्फार्क्ट साइज़ है, उसको हम रिलेटिवली लेस कर पाएँगे। साथ में नाइट्रेट्स भी देने हैं। नाइट्रेट्स में हम क्या देंगे, तो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, चाहे वो एसटी एलिवेशन एमआई हो, चाहे वो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो, हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देते। डोज आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 0.4 मिलीग्राम आप दे देंगे, जुबान के नीचे रखवा देंगे, और इसको आप रिपीट करने का इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 5 मिनट्स। टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टैबलेट्स आप सेफली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एसटी एलिवेशन एमआई हो, चाहे वो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो, दोनों में ही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो टोटल ऑफ 3 है, क्योंकि 3 से ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो हाइपोटेंशन होने का साइड इफेक्ट रहता है। देखिए नाइट्रेट्स जो हैं, दे आर वेरी पावरफुल वेनोडाइलेटर्स। द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इज हाइपोटेंशन, क्योंकि इसका जो बिगेस्ट साइड इफेक्ट है इस दवाई का, क्योंकि ये वेनोडाइलेटर्स होती हैं और ये हाइपोटेंशन करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए नाइट्रेट्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अगर पर्सन का एडमिशन पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर से कम है। मैं फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ, चाहे वो एसटी एलिवेशन एमआई हो, चाहे वो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई हो, नाइट्रेट्स आपने देने ही नहीं है अगर सिस्टोलिक बीपी कम है, क्योंकि ये वेनोडाइलेशन करके बीपी और कम कर देंगे, बल्कि और दिक्कत हो जाएगी। जितना बीपी कम करेंगे उतना कॉर्नरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो हार्ट का इश्कीमिया वर्सन हो जाएगा, किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, लिवर की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी है उनकी ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि बेंस में बीई से हो गया बीटा ब्लॉकर, बीटा में बीई में बीटा ब्लॉकर, एन से नाइट्रेट्स, एस से स्टैटिन्स। तो मेट बेंस जो निमोनिक है वो कॉमन दवाइयाँ ही तो हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने एस टी एलिवेशन एम आई के लिए एस्पेक्ट्स बताए, वही तो सारी एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए फॉर इवन नॉन एस टी एलिवेशन एम आई। सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट टी से, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा दवाई आई थी, दैट इज़ टिरोफिबैन। तो इंट्रावेनस तो वैसे तो मल्टीपल होते हैं, पर मैंने निमोनिक के लिए टी से, क्योंकि टिकाकलर बताया था ओरल वाला, तो मैंने एक आईवी वाला भी बता दिया जो टिरोफिबैन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं लिस्ट में बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप 2B3A प्लेटलेट रिसेप्टर इनहिबिटर और कौन कौन से होते हैं, लेकिन एक आसान वाला मैंने याद कराया, टी से टिकाकलर है और टी से टिरोफिबैन भी है निमोनिक के लिए, क्योंकि मेट निमोनिक में टी आ रहा था तो मैंने 2 टी वाले ड्रग्स यहाँ पर मेंशन करें, और यही कॉमनली इस्तेमाल भी हो रहे हैं, या तो टिरोफिबैन हो रहा है, टिकाकलर हो रहा है। टिकाकलर ओरल है, लेकिन जो टिरोफिबैन है ये इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और साथ में इन पेशेंट्स में भी हम स्टैटिन्स भी यूज़ करेंगे, और उसके बाद में इन पर्सन पेशेंट्स में भी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन करी जाएगी। गाइज आज की डेट में पीसीआई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन गया है एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई दोनों का। इनफैक्ट यहाँ पर बस मैं एक वर्ड लिखना चाहता हूँ, दैट इज डिलेड पीसीआई। वो डिलेड से मेरा मतलब है कि एकदम से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने मिनट के अंदर ही करना है। जैसे एसटी एलिवेशन एमआई में तो बोलता है कि भाई आपने इसको करना है एज अर्ली एज विद इन 90 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे ये मैं वर्ड लिख के हटा रहा हूँ डिलेड पीसीआई से। मेरा मतलब यही है कि भाई आप यहाँ पर बहुत बार तो दवाइयों से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। दवाइयाँ क्या क्या हैं, मॉर्फिन, एस्पिरिन, टिकाकलर, टिरोफिबैन। तो ये दवाइयाँ असर करके जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आपने इस्तेमाल किए, वो प्लेटलेट रिच क्लॉट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे और पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें हम परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन कर रहे होते हैं। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ यही बोलता है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, आपका आंसर पीसीआई है। आज की डेट में ये एसटी और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में दोनों में ही कैथ लैब में ले जाके हम बैलून एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। खासकर हाई रिस्क पेशेंट्स में तो करना ही करना है पीसीआई। अगर पेशेंट लो रिस्क है और दवाइयों से इंप्रूव कर रहा है तो हो सकता है कई बार हम ना भी करें, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन आजकल हॉस्पिटल्स में क्यों इतना कॉमनली परफॉर्म होता है, क्योंकि ये दोनों में इस्तेमाल होता है, एसटी और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में। एग्जाम में इसलिए वो पीसीआई के बारे में कम पूछेगा, वो आपसे थ्रोम्बोलाइसिस कहाँ करते हैं और थ्रोम्बोलाइसिस कहाँ नहीं करते हैं उसके बारे में पूछेगा। तो ये पॉइंट मैंने एंजाइना में भी समझाया था और अभी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट रिच क्लॉट है और क्लॉट टूट भी जाता है, उसके फ्रैगमेंट छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं, तो उसको आगे तोड़ने का फायदा नहीं है। तो ये कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन हैं जो कि हमें एसटी और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई के लिए याद करने हैं। ऑब्वियसली ये सारा का सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये ऑन फिजिशियन ऑर्डर्स होगा, लेकिन पॉइंट है कि ऑन फिजिशियन ऑर्डर्स वाला जो एस्पेक्ट है, अगर वो आप पढ़ेंगे तभी तो हम सब्सिक्वेंटली
इनका इंटरवेंशंस कर पाएंगे। ये जो ड्रग्स हैं, ऑल ड्रग्स आर टू बी गिवन ऑब्वियसली ऑन अ फिजिशियंस ऑर्डर्स, बट द पॉइंट इज दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द ऑर्डर द फिजिशियन विल गिव, ताकि हमें पता हो कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है। क्योंकि फार्माकोलॉजिस्ट से इन सारी दवाइयों के टिकाग्रलर, एस्पिरिन, जो मैंने इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग्स बताए, उनके बारे में आप फार्माकोलॉजी से भी पढ़िए, ताकि आप ड्रग्स देखिए। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है, दवाइयाँ जो है वो उसको साथ में आपने फ्रेंडली होना है। आपको फार्माकोलॉजी अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन सारी ज़िंदगी देखो हमें अस्पताल में काम करना है, तो दवाइयों के साथ तो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। तो यहाँ पर हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, और फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव से और कौन-कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो कि 2A 2B 3A प्लेटलेट इनहिबिटर्स होती हैं, और वो आगे क्लॉट बनने को रोकती हैं, जो प्लेटलेट रिच क्लॉट होता है। तो टिरोफिबैन तो मेंशन हो ही गया। आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ, बिना नोट्स देखे मुझे अपने फार्मा के नॉलेज से बताएँगे? एनी अदर ड्रग दैट यू गाइस आर फैमिलियर विद? यस गाइस, वेटिंग फॉर आंसर। मुझे पता है कि रिकॉर्डेड क्लास है, फिर भी बिना नोट्स देखे बताओ ना। एप्टीफिबाटाइड, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड और कैनग्रिलर। टिकाग्रिलर का भाई है। टिकाग्रिलर तो ओरल देते हैं, कैनग्रिलर इंट्रावेनसली चलता है। ऑब्वियसली तीनों इस्तेमाल नहीं करेंगे, तीनों में से एक करेंगे, लेकिन मैंने आपकी आज फार्माकोलॉजी रिवाइज कराई। इस टाइम पे आप टोटल 5 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जानते हैं। एस्पिरिन, टिकाग्रिलर, और 3 अभी लिखे हैं, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड और कैनग्रिलर। द टोटल ऑफ 5 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स गाइस दैट यू आर करंटली अवेयर ऑफ, जिनसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आपने देखा कि एसटी और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही है। फर्क सिर्फ एक ही चीज़ का है कि यहाँ पर हम इंट्रावेनस एंटीप्लेटलेट ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी तो बेसिक ट्रीटमेंट सेम है। और आज की डेट में हम इवन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में भी परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली यही था, आपको सेंसिटाइज करना कि ट्रीटमेंट आप ऑब्वियसली एज अ नर्सिंग अफसर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, वो ऑन फिजिशियंस ऑर्डर्स ही होगा। बट वो सारी जो एस्पेक्ट्स जो फिजिशियन को सीखने हैं, वो आपको भी सीखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरवेंशन जो है वो आपके हाथों ही तो होगी। आपने ही ये मेडिसिन एस्पिरिन च्यूएबल के बारे में क्यों एम्फसाइज किया जा रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दवाई जो है वो बक्कल मिकोजा से एब्जॉर्ब हो जाए। चलो मुझे बताओ, एस्पिरिन कैसे असर करता है? ब्लड थिनर एजेंट मत बोलना, वो तो नॉन मेडिकल लोग बोलते हैं। आप मुझे टेक्निकल बात बताओ, बिना नोट्स को देखे हुए, कि एस्पिरिन असर कैसे करता है? ये मत बोलना ब्लड को पतला करता है, ब्लड थिनर एजेंट होता है ना, वो एनक्लेक्स वाले में पढ़ा रहे होते हैं ब्लड थिनर एजेंट। सच्ची में ब्लड थिनर थोड़ी ना, ब्लड को थोड़ी ना पतला करता है। ये तो एंटीप्लेटलेट ड्रग है ना, तो एंटीप्लेटलेट कैसे काम करता है? ये एक केमिकल का प्रोडक्शन रोकता है, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है। इस केमिकल का नाम होता है थ्रोम्बोक्सान A2। ये थ्रोम्बोक्सान A2 जो है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है कि प्लेटलेट जो होती है वो एक दूसरे से चिपक जाएगी, और जब प्लेटलेट एक दूसरे से चिपकेगी तो क्लॉट जो है वो आगे धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम प्लेटलेट एग्रीगेशन पे ही ब्रेक्स लगा रहे हैं। एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट एक से एक जुड़ के एक चेन बना लेती है, फिर फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना शुरू हो जाता है और क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो एस्पिरिन जो है उसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो प्लेटलेट्स के अंदर एक एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस 1, वो ये थ्रोम्बोक्सान A2 बना रहा है, उस पे आपने ब्रेक्स लगा दिए, तो थ्रोम्बोक्सान A2 की प्रोडक्शन ही आपने रोक दी, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों मैंने क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना में आपको 75 मिलीग्राम एस्पिरिन डेली खाने के लिए पेशेंट के लिए बोला था, क्योंकि अगर वो डेली लो डोज एस्पिरिन खाएगा तो हम उसका थ्रोम्बोक्सान A2 का प्रोडक्शन रोक रहे हैं, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा ही नहीं, तो उससे फ्यूचर रिस्क ऑफ एमआई कम हो जाता है। Chronic stable angina is where you have a 70-80% blockage in the coronary artery। एक्सरसाइज करने पे चेस्ट पेन होता है, वहां पर हम लो डोज एस्पिरिन दे रहे होते हैं। लेकिन अभी जो मेरा पेशेंट है उसको मैं प्रॉपर 300 मिलीग्राम की च्यूएबल एस्पिरिन दूंगा। एमआई के मैनेजमेंट में मैंने जानबूझ के यहाँ पे मोना या मून वाले निमोनिक्स नहीं यूज करें, क्योंकि उससे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है कि पहले हम मॉर्फिन यूज कर रहे हैं। और मैं फिर से यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैंने भी मेट लिखा है, लेकिन मेट में पहले हम यहाँ तो, क्योंकि मुझे निमोनिक की कंप्लीशन बतानी थी, लेकिन रियलिटी में अगर वो ये दवाइयाँ लिख के पूछता है कि मैं नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई का मरीज है और सबसे पहले क्या दोगे, ये जो 1 2 3 4 5 लिखा, ये तो मैंने निमोनिक को कंप्लीट करने के लिए लिखा है।
अगर वो बोलता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ अ डायग्नोस्ड केस ऑफ नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा दैट वुड बी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। चाहे वो आपसे बात करे एसटी एलिवेशन एमआई की, चाहे बात करे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की, दोनों में ही क्लॉट बनता है। फर्क नेचर ऑफ द क्लॉट में, फाइब्रिन रिच, प्लेट क्लॉटिंग फैक्टर रिच या प्लेटलेट रिच क्लॉट। तो बेसिक पॉइंट यही है कि करेक्टर ऑफ क्लॉट में फर्क है, लेकिन बन तो क्लॉट ही रहा है ना। क्लॉट को बनने के लिए अल्टीमेटली प्लेटलेट चाहिए ही होती है शुरुआत में। तो हम स्टार्टिंग में ही अगर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को यूज करेंगे तो जो क्लॉट बन गया उसका कुछ नहीं कर सकते। जो ब्लॉकेज हो गई उसको तो बैलून एंजियोप्लास्टी से डिस्ट्रॉय कर देंगे बाद में। जो डैमेज हो चुका है, मान लीजिए पेशेंट 1 घंटे बाद आया, 2 घंटे बाद आया, 3 घंटे के बाद आया, वो डैमेज जो होता है ना वो मोस्टली कभी रिवर्स नहीं होता। तभी तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो आगे आपको बताऊंगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन तो इसलिए है ना कि जो डैमेज हो चुका है उसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, जो आगे डैमेज हो सकता था उसको आप रोकने में सक्षम हैं बाय द यूसेज ऑफ द ड्रग्स एंड द इंटरवेंशंस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर बिफोर यू। और मैं यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहता हूँ बिफोर मैं बात करूँ कि पेशेंट को डिस्चार्ज करने पे क्या क्या नर्सिंग स्टेप्स उठाए जाते हैं। मैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन को क्विकली आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, जिसको हम ABCD HM से पढ़ सकते हैं। यूजुअली एरिथमियाज मिल सकते हैं। एरिथमियाज कौन कौन से मिल सकते हैं? तो कॉमनली तो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज मिलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। छोटे पी से मतलब वो पल्सलेस है, ये PSVT नहीं है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, इसलिए डिफिब्रिलेशन करना जरूरी है। फिर कई बारी हो सकता है कि पेशेंट को टैकेरिथमिया ना हो के ब्रैडी एरिथमिया हो जाए। तो अगर वो आपसे पूछे कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, एमआई हुआ, और एमआई के बाद में अनफॉर्चुनेटली पेशेंट एक्सपायर कर गया, कौन सा ब्रैडी एरिथमिया था? क्योंकि डेथ से पहले उसका हार्ट रेट एकदम से कम हो गया, हार्ट रेट 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर हार्ट रुक गया, तो मोबिट्स टू हार्ट ब्लॉक आप आंसर करेंगे। तो टैकी एरिथमियाज जो मिलते हैं वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। और जो हार्ट ब्लॉक्स हैं जो कि बंडल ऑफ फेज की ब्लड सप्लाई चला जाए उससे होता है, उसका नाम मोबिट्स टू हार्ट ब्लॉक होता है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पंप फेलियर, कि जो हार्ट का मसल है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो ठीक से काम ही नहीं करेगा। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो फ्लूइड्स नहीं देते। कार्डियोजेनिक शॉक में हम वेजोप्रेसर्स का रोल या वेजोप्रेसर से मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो क्या क्या वेजोप्रेसर यूज करे जाते हैं? तो वेजोप्रेसर होंगे जैसे कि डोबूटामीन, या फिर हम यूज करते हैं डोपामीन, या फिर हम यूज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि वेजोप्रेसर्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वेजोप्रेसर्स का इस्तेमाल सेप्टिक शॉक में और कार्डियोजेनिक शॉक में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेजोप्रेसर जैसे कि डोपामिन, डोबूटामिन और एपिनेफ्रिन, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? तो ये सेप्टिक शॉक में और कार्डियोजेनिक शॉक में यूज होते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट का जो मसल है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई चली गई तो वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। तभी मैंने वर्ड लिखा पंप फेलियर, कि भाई हार्ट कैन बी इमेजिन लाइक अ पंप, सो इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ विच कार्डियक आउटपुट ड्रॉप कर जाएगा। इस पेशेंट का किडनी फेलियर हो सकता है। सर इतना BP लो हो जाएगा कि किडनी की ब्लड सप्लाई बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो यूरिन आउटपुट ड्रॉप कर जाएगा। तभी तो हम आउटपुट मॉनिटरिंग बहुत केयरफुली करते हैं एमआई के पेशेंट्स में। पोस्ट एमआई आउटपुट मॉनिटरिंग इज टू बी डन, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पंप फेलियर हो गया तो किडनी डैमेज हो सकती है ना। कार्डियक रप्चर जो टर्म है वो मैंने अलग से इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हार्ट बर्स्ट कर जाएगा। आप सोचिए इतना ज्यादा डैमेज हो गया, इतना ज्यादा नेक्रोसिस हो गया कि हार्ट का टिश्यू ही गिव अवे कर गया, द हार्ट विल बर्स्ट। इसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते। कार्डियक रप्चर को MCQ की भाषा में ज्यादा हाईफाई दिखाने के लिए वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये किसी MCQ की एक ऑप्शन हो सकती है जस्ट आपको परेशान करने के लिए। टेक्निकल टर्म होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन। उससे उसका मतलब है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई एरिथमिया नहीं है ना भाई। एरिथमिया मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि हार्ट ही बर्स्ट कर गया। तो दैट इज कार्डियक रप्चर विच इज अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लिकेशन जहां पेशेंट नहीं बचेगा। फिर ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून, नॉर्मली तो हम पढ़ते हैं ना SLE इज ऑटो इम्यून कंडीशन, या हम पढ़ते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून कंडीशन। लेकिन आज ड्रेसलर सिंड्रोम जो MI के बाद मिलता है ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इस ऑटो इम्यून कंडीशन में पेशेंट को पोस्ट MI, वो MI से तो रिकवर कर गया लेकिन MI के बाद में उसे हार्ट के जो बाहर वाला लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं।
और इस पेरिकार्डिटिस से इस पर्सन की ईसीजी में एसटी सेगमेंट में एलिवेशन आएगा। लेकिन ये जो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, ध्यान से देखना इसको, ये जो एसटी एलिवेशन होगा, ये जो मैंने एसटी एलिवेशन एमआई के लिए बनाया था उससे हटके है, क्योंकि एमआई के लिए जो मैंने बनाया था वो तो गोल था, वो तो कॉन्वेक्स था। लेकिन इस बार अब देखिए जो मैंने एसटी एलिवेशन बना के दिखाया है वो कॉन्वेक्स नहीं है, इट इज कॉनकेव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आप कभी पढ़ते हो एसटी एलिवेशन विद, चलिए इसी में बनाता हूँ मैं ताकि आप कंपैरिजन मोड पे देख पाएं। So just look at this representation that I'm using a different color in fact, कि अगर ये MI होता तो MI में आपको ST elevation with a convexity और साथ में T wave inversion मिलता है। लेकिन जो सुपीरियर वाला डायग्राम है जो रेड कलर से दिखाया गया है वो एक पेरिकार्डाइटिस की फाइंडिंग है, और ये ऑटोइम्यून रिएक्शन टू द डैमेज इन द कार्डियक मसल की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। ड्रसलर सिंड्रोम की जो कॉम्प्लिकेशन है ये यूजुअली एमआई होने के 6 हफ्ते के बाद में मिलती है। तो ड्रेसलर सिंड्रोम को यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर एज अ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। जैसे इरिथमिया तो तुरंत हो जाएगा, इरिथमिया तो पहले घंटे में ही हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक होना है तो स्टार्टिंग में हो जाएगा, भाई डैमेज हो गया कंडक्शन सिस्टम में तो हार्ट ब्लॉक हो गया। लेकिन ड्रेसलर सिंड्रोम की जो कॉम्प्लिकेशन है वो 6 हफ्ते बाद होती है। तो पूछ सकता है विच इज द लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई, योर आंसर इज ड्रेसलर सिंड्रोम। प्लस क्योंकि कार्डियक मसल में डैमेज हुआ तो हार्ट फेलियर हो सकता है, और वो आपसे पूछ सकता है कि जी एमआई के बाद में मोस्ट कॉमन वाल्व डैमेज कौन सा होता है। तो मोस्ट कॉमन हार्ट वाल्व डैमेज्ड आफ्टर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज माइट्रल वाल्व, और हार्ट वाल्व डैमेज आफ्टर एमआई की वजह से अगर वो बोलता है कि कौन सा वैल्वुलर लीजन होगा, तो क्योंकि यहाँ पर हार्ट के नीचे जो पैपिलरी मसल्स होते हैं जो क्वाड्रिट टेंडिने को सपोर्ट करते हैं, वाल्व को अपनी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है लेफ्ट एट्रिया से, तो वाल्व अपनी पोजीशन होल्ड कर पाता है क्योंकि क्वाड्रिट टेंडिने पैपिलरी मसल से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी से वो पैपिलरी मसल डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर ये वाल्व अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वाल्व को लिफ्ट करके सेपरेट कर देगा लीफलेट्स को, ब्लड एलवी से एलए में जाना शुरू हो जाएगा। माइटल रीगर्जिटेशन, मोस्ट कॉमन हार्ट वाल्व डैमेज that is seen after myocardial infarction should be remembered by you for your exam as the topic that we are studying, that is a valvular lesion, mitral regurgitation। जो valvular dysfunctions of the heart है, जो valvular disease of the heart है, उस पे अलग से एक वीडियो है, वहां पे मैंने mitral regurgitation का मर्मर भी एक्सप्लेन किया हुआ है जिसे हम pan systolic मर्मर बोलते हैं। PSM इज पैन सिस्टोलिक मर्मर जो कि माइट्रल रिगर्जिटेशन का है। बट ये एक लिस्ट है यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस जो कि एमआई के बाद में मिलती है। इनमें से जो ए और बी हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लीथल हैं कि पर्सन की डेथ के चांसेस सब्सटैंशियली इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मोबिट्स टू हार्ट ब्लॉक है तो मोबिट्स टू हार्ट ब्लॉक के लिए क्योंकि हार्ट रेट एकदम से कम हो जाएगी तो हार्ट रेट बढ़ाने के लिए क्या देंगे, तो एड्रेनलिन मत बोल देना। ब्राडिकार्डिया का इलाज एड्रेनलिन नहीं है, एड्रेनलिन तो कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। अगर बोलता है कि पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है, हार्ट रेट 30 है, 20 है, 15 है, कम होता जा रहा है, तो आप क्या दोगे, एट्रोपिन दोगे। एट्रोपिन के जो डोज है वो 1 मिलीग्राम है, आप इसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करोगे, टोटल मैक्सिमम 3 डोजेजेस दोगे। और अगर एट्रोपिन से भी हार्ट रेट कंट्रोल नहीं हो रहा था तो फिर हम यहाँ पर टेम्परेरी पेसमेकर लगा देते हैं, क्योंकि पेशेंट अभी फिट नहीं है परमानेंट पेसमेकर के लिए। तो मैंने यहाँ पे टेम्परेरी पेसमेकर, जिसको हम शॉर्ट में पेसर भी बोल सकते हैं, तो टेम्परेरी पेसमेकर लगा दिया जाएगा। और पहली इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक ब्राडिकार्डिया एट्रोपिन है। तो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को आपके सामने डिस्क्राइब किया है। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशंस टू बी डन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो मेरा पेशेंट अब रिकवरी में है, उसमें लकीली एरिथमियाज नहीं हुए थे, तो अभी भी हम उसको अनअसिस्टेड वॉशरूम जाना अलाउ नहीं करेंगे। हम पेशेंट को बेड पैन प्रोवाइड कर देंगे, या अगर वो अनकंफर्टेबल है कि लेटे लेटे देखिए यूरिन पास करना, स्टूल पास करना मुश्किल होता है, हर पेशेंट कॉन्डम कैथ लगाने के लिए रेडी भी नहीं होता, फोलिस कैथेटर तो हम अवॉइड ही करना चाहेंगे। अब यूटीआई का रिस्क हम नहीं चाहते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि पेशेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, वहाँ तो आपको कैथेटर डालना पड़ेगा। कैथेटर अगर ऑलरेडी डाला हुआ है तो मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है, देखिए मतलब कंटिन्यूसली फोलिस किसी को डाला हुआ है तो आदमी बीमार फील करता है। मैं चाहता हूँ पेशेंट जो है आप थोड़ा हेल्दी फील करे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको एडवाइस करूंगा कि आप यूरिन या स्टूल बेड पैन पे ही कर लीजिए, या फिर मैक्सिमम बेड साइड कमोड प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस सब फिजियोथेरापिस्ट को बोलेंगे कि रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस कराई जाएं, क्योंकि मैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करना चाहता हूँ।
क्योंकि अगर पेशेंट अपनी लेग्स को मूव करेगा तो लेग्स में क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कम हो जाएगा। उसके साथ में मसल्स की कंडीशनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आदमी थोड़ा अपना स्ट्रेचिंग करता है तो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, मसल्स की कंडीशनिंग हो जाती है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी प्रिजर्वेशन हो जाएगी। तो इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट को एडवाइस करना है कि भाई आप रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस अलाउ करें। सेकंड डे से हम पर्सन को परमिशन दे सकते हैं कि ठीक है, आप बेड से उतर के चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे आधा आधा घंटा बैठ जाइए, फिर वापस बेड पे बैठ जाइए, बेड पे लेट जाइए। और सब्सिक्वेंटली हम आगे नोटिस करेंगे कि पेशेंट क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो हम उसको वॉशरूम जाने का परमिशन दे देंगे। देखिए बहुत छोटी सी बात है, वॉशरूम जाने के बारे में आदमी सोचता भी नहीं है। नॉर्मली आदमी उठ के सीधा वॉशरूम होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ग्रेडेड फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रॉम फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर पर्सन वाज बीइंग टोल्ड टू डेफिकेट इन लाइंग पोजीशन टू बेड साइड कमोड टू गेट आउट फ्रॉम द बेड एंड नाउ गो टू द बाथरूम वुड बी बिग डील, कि मतलब पेशेंट बहुत खुश होगा कि हाँ डॉक्टर साहब अब पेट क्लियर हुआ, कहते वरना तो ही विल नॉट बी एबल टू डेफिकेट प्रॉपरली। और एक बार ही वो वॉशरूम होके आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाएगा, तो फिर हम उसको हॉल में, जो हॉस्पिटल में हमारा वार्ड का जो हॉल होता है वहाँ पर कॉरिडोर में भी एम्बुलेशन अलाउ कर सकते हैं। प्लस अब डिस्चार्ज का टाइम है पेशेंट का, चौथा या पाँचवें दिन, तो हम उसको बताएंगे कि आपको फॉलोइंग डेज पे स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए आना है, क्योंकि हो सकता है इसको ट्रिपल वेसल डिजीज़ हो। तो ट्रिपल वेसल डिजीज़ के लिए इसको फ्यूचर में कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि फ्यूचर में आपने सर्जरी कराने के लिए हमारे पास में आना है, और दवाइयाँ तो रेगुलरली खानी है। एस्पिरिन इसको रेगुलरली कंज्यूम करनी है। डिस्चार्ज के टाइम पे जो एस्पिरिन दी जाती है वो लो डोज एस्पिरिन होती है, 75 मिलीग्राम वाली। डोज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लो डोज एस्पिरिन से हम फ्यूचर रिस्क ऑफ एमआई को लेस कर रहे हैं। एस्पिरिन जब भी दी जाती है तो हम यहाँ पर एंटीरिक कोटेड जो ऑरेंज कलर की टैबलेट होती है वो एंटीरिक कोटेड टैबलेट देते हैं, प्लेन टैबलेट नहीं देते, क्योंकि एंटीरिक कोटेड टैबलेट देने से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज आपको पेशेंट को बताना है कि एस्पिरिन अगर आप खा रहे हैं तो वॉच फॉर द कलर ऑफ द स्टूल। अगर स्टूल बिल्कुल ब्लैक कलर का आ रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो, क्योंकि हो सकता है कि एस्पिरिन से इसके स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो जाए और वो इंटरनली ब्लीड करता रहे, जिसकी वजह से स्टूल ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसे हम मलेना बोलते हैं। तो हम मोबाइल फ़ोन में मलेना की फ़ोटोग्राफ लेके हम पेशेंट को स्टोर करके दिखा सकते हैं कि देखिए अगर इस टाइप की ब्लैक कलर की आपको बिल्कुल जेट ब्लैक कलर की पॉटी आ रही है, नॉट एवरी ब्लैक स्टूल इज़ मलेना, नॉट एवरी ब्लैक स्टूल इज मलेना। लेकिन मलेना का जो स्टूल होता है उसकी एक पेक्यूलियर स्मेल भी होती है, एसिड, क्योंकि उसमें उसमें एसिड हेमाटिन प्रेजेंट होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन डीजनरेट हो जाएगा इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस की वजह से, एंड इट वुड आल्सो बी डिफिकल्ट टू फ्लश अवे। सो दैट मलेना विच इज स्टिकी टैरी, बिल्कुल काला स्टूल होगा, ब्लैक, जितना कोलतार होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए जितना कोलतार होता है, तो ब्लैक टैरी स्टूल विल बी पास्ड बाय द पेशेंट। इन केस जो एस्पिरिन है वो पेप्टिक अल्सरेशन कर रही है तो एस्पिरिन को बंद करना पड़ेगा। स्टैटिन्स जो हैं वो पेशेंट को बताना है डेली खाना है। हमारा जो टारगेट एलडीएल है, अगेन वैल्यू याद नहीं करनी है, लेकिन जिसको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है उसमें जो टारगेट एलडीएल है वो मैं 70 के नीचे ही रखना चाहूँगा, ताकि मैं पर्सन में फ्यूचर में फ्यूचर में इसमें कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेजेस को मिनिमाइज कर पाऊँ। और एस इनहिबिटर के बारे में मुझे बताना ही है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव होते हैं पर वो अनडायग्नोस्ड होती है। तो 3 दवाइयों के बारे में बताना है, और एस इनहिबिटर तो उसको बताना है कि सुबह उठते ही मॉर्निंग में टैबलेट खानी है, क्योंकि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है। तो हार्ट पे स्ट्रेस भी सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, तभी हार्ट अटैक सुबह के टाइम पे ज़्यादा कॉमन होता है। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट सुबह के टाइम पे रिलेटिवली ज़्यादा मोर कॉमन है, इसलिए एस इनहिबिटर्स को आपने एग्रेसिवली यूज़ करना है। प्लस अगर वो डायबिटिक है तो डायबिटिक में चाहे उसकी शुगर कंट्रोल्ड है, लेकिन जो दवाई लिखी जाती है साथ में फिजिशियन लिखेंगे SGLT2 इनहिबिटर, दैट इज कनाग्लिफ्लोजिन या एम्पैग्लिफ्लोजिन, या लिखेंगे GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट जैसे कि सीमाग्लोटाइड। ये जो दवाइयां हैं ये क्यों दी जा रही हैं, तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं दी जा रही। ब्लड शुगर तो उसका हो सकता है जो उसकी ओरिजिनल दवाई चल रही थी उसी से वेल कंट्रोल्ड आ रहा था। ये दवाइयां मेनली जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करते हैं। तो सिमाग्लोटाइड, एम्पैगलीफ्लोजिन आर आर मॉलिक्यूल्स विच आर गिवन, ताकि हम पर्सन में जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी है, जो हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं उसको हम सब्सटैंशियली लेस कर पाएँ। तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली
आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एमआई के लिए वैलिड है, जबकि इससे पहले वाली जो स्लाइड्स थी वो इंटरवेंशन के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने अनस्टेबल एंजाइना का ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो वो इसलिए नहीं बताया बिकॉज़ अनस्टेबल एंजाइना का जो ट्रीटमेंट है वो सेम होता है जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई का है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे एक स्लैश करके लिख लीजिए स्लैश यूए। अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एस्टिलेशन एमआई दोनों में ही थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दोनों में ही सेम ट्रीटमेंट मेट बेंस को यूज किया जाएगा और दोनों में अल्टीमेटली परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन यूज करी जाएगी। अगर बोले कि पहले क्या करेंगे तो मॉर्फिन मत बोलिएगा। फर्स्ट इंटरवेंशन इन एनी टाइप ऑफ एमआई, ओवरऑल जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसको एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम बोलते हैं, चाहे वो एसटी एलिवेशन एमआई है, चाहे वो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, चाहे वो अनस्टेबल एंजाइना है। तीनों ही पेशेंट्स में सबसे पहले हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का इस्तेमाल करना है। हमें चुएबल एस्पिरिन और टिकाग्रालर एडमिनिस्टर करना है। सो दीज आर द डिटेल्स जो कि आपको इस टॉपिक के लिए पढ़नी है। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा इस टॉपिक को ख़त्म करने में। तो नॉर्मली फटीग आ जाता है, टायर्डनेस आ जाती है कि यार वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा। तो देखो, पसंद तो हमें इंस्टाग्राम होता है, पसंद तो हमें आराम से रिलैक्स करना होता है। लेकिन अभी जो हमें करना पड़ रहा है ना? उसको भी एन्जॉय करना है। एन्जॉय है ना? मैं यही बोलूँगा कि पढ़ना तो खुश होके पढ़ना, कि हाँ यार मुझे सीखना है। आप अगर पढ़ोगे इसलिए कि भई यार पढ़ना पड़ रहा है, तो फिर लगता नहीं है ना? तो कीप द प्रेशर ऑन गाइज़, कीप लर्निंग न्यू फैक्ट्स, बट देन स्टडी विद एंथुसियाज़्म। वो टाइम लगता है, धीरे-धीरे मज़ा आ जाता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है पढ़ने में भी, क्योंकि नॉलेज जो है ना वो आफ्टर ऑल दैट मेक्स अ पर्सन फील रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।